सुस्वागतम। आज पशुवैद्य और पशुपालक भाइयों के लिए डेयरी पशुओं में हीट स्ट्रेस का प्रबंधन, हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट इन डेयरी कैटल, इसकी जानकारी, इसके बारे में बोलने के लिए कहने के बजाय मैं बोलूंगा कि जो गौ समृद्धि, महावीर, गोविंद फाउंडेशन, फल्टन और ब्लू क्रॉस वेलफेयर फाउंडेशन शामिल, इन सब के सहयोग से आज का एक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोग ज्यादातर हिंदी बोलने वाले नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है, फिर भी हम बोलने की कोशिश करेंगे। आजकल आप देख रहे हैं 1980 के बाद ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इस वजह से आज जो महाराष्ट्र में, पूरा वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, आप सब देख रहे हैं, सह रहे हैं। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण से आज जो पशुओं को और सभी को जो भुगतना पड़ रहा है, इसके बारे में, और विशेषतः डेयरी पशुओं में जो कुछ भुगतना पड़ रहा है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका उपाय, उसका सब बाकी कुछ हम देखने वाले हैं। तो पहले ही हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसकी वजह क्या है और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। इसके लिए मैं हमारे मित्र, जो गो समृद्धि के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर संतोष वाकचौरे, जो पहले ही प्राइवेट में थे, ड्रग डिजाइनर थे, अब उन्होंने गवर्नमेंट क्विट किया है और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी वो काम कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों, क्या है, वो कैसे अफेक्ट करता है, वो क्यों आ गया है, उसके जो कारण है वो आप सबको बताएं। मुझे लगता है किसान भाइयों और पशुवेदक भाइयों, आपको नमस्ते। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एवरीवेयर हमारा जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो काफी प्रॉब्लम्स झेल रहा है, और जो लिविंग थिंग्स है इस अर्थ पे उनके ऊपर काफी असर हो रहा है। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स जिसे कहते हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज है वर्ल्ड में, कुछ एक जगह पे वहां की जमीन पानी के नीचे जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बारिश कम हो रही है और काफी जगह अकाल आते रहते हैं, और फिर जंगल कम होते जा रहे हैं। और जब जंगल कम होंगे, अकाल आएगी, उसके साथ वाइल्ड लाइफ के लिए भी डेंजरस सिचुएशन आ रहा है। ड्रॉट की वजह से एनी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड कभी भी ड्रॉट की वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज प्रॉब्लम्स में आ जाती है, और उसके साथ साथ फिर जानवरों के ऊपर भी इफेक्ट हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में हम देखते हैं कि जो प्लेसेस पे कभी 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर समर में टेम्परेचर नहीं जाता था, वहां पे भी हम देख रहे हैं 40 के ऊपर, और कुछ एक जगह पे इंडिया में 47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर समर में जाने लगा है। और इन सब चीजों से इस कंट्री में एज वेल एज वर्ल्ड वाइड जो भी एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुझे लगता है कि नेचर के साथ हम लोग, यानी ह्यूमन बींग, डेवलपमेंट के नाम पे जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको नेचर आंसर दे रहा है। सो टेम्परेचर बढ़ने के लिए, वेदर हमारा खराब होने के लिए हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफी जिम्मेदार है। बहुत सारे व्हीकल्स जो यहाँ पे रहते हैं, यूज कर रहे हैं हम लोग, वो भी ग्लोबल वार्मिंग को का एक कॉज है। और इन सब को देखते हुए फिर जो रिपीटेड अकाल आते हैं उसकी वजह से वेजिटेशन जो कम होती जा रही है, वो भी टेम्परेचर अर्थ का बढ़ाते जा रहा है। और हम पहले से जानते हैं कि अर्थ पे मोर देन 75% वाटर है। अब जमीन जो कम रही है वो भी काफी जगह पे वो भी कम होते जा रही है। सो ग्लोबल वार्मिंग हर एंगल से ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए तो बहुत ही डेंजरस होता जा रहा है। वर्ल्ड में ऐसे
कई सारे प्लेसेस है जहाँ पे समर में टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर चला जाता है। ये तो बात हुई ट्रॉपिकल कंट्रीज की, बट हम जब डेयरी एनिमल्स की बात करते हैं, तो डेयरी एनिमल्स के लिए इंडिया जैसे कंट्रीज को या अफ्रीकन कंट्रीज को के अलावा या मिडल ईस्ट के अलावा यूरोपियन कंट्रीज या यूएसए या इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो कंट्री है जहाँ पे टेम्परेचर काफी कम रहता था, जहाँ पे बर्फबारी होती रहती है, वहाँ पे भी टेम्परेचर समर में बढ़ता है और समर में टेम्परेचर बढ़ने से डेयरी इंडस्ट्री पे बहुत सारा नेगेटिव असर आ जाता है। दोस्तों, डेयरी इंडस्ट्री पे नेगेटिव असर आता है मतलब क्या होता है? डेयरी इंडस्ट्री पे नेगेटिव असर आने से मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, जानवरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। हीट स्ट्रेस जो हमारे बहुत सारे किसान भाई समर में जान जाते हैं और पिछले कुछ सालों में ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। तो ये हीट स्ट्रेस क्या है? आज हम आपके लिए जैसे डॉक्टर घोरपड़े सर जी ने कहा, आप हीट स्ट्रेस इन डेयरी कैटल और उसे कैसे टैकल करना है, यह टॉपिक लेके आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सचिन रहाणे जी है, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ही इज लाइवस्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ही इज ए वेल नोन यूट्यूबर जिनको महाराष्ट्र में काफी फॉलो किया जाता है डेयरी और डेयरी फार्मिंग के बारे में। मोर देन 60,000 फॉलोअर्स है उनके और काफी पॉपुलर यूट्यूबर रहे हैं महाराष्ट्र के, जिन्होंने 2-3 बुक्स भी लिखी है फार्मर्स के लिए। सो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि हीट स्ट्रेस के बारे में हमारे किसान भाइयों को और जो भी ऑडियंस है उन सबको थोड़ा विस्तार से बताइए। नमस्कार सर। अभी समर जब से शुरू हुआ है, हर बार हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि मई महीना जब शुरू होता है तब हमें हीट स्ट्रेस यानी जो जानवरों में लू लगना है, उनको उष्माघात होना है, ये मई महीने में ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन इस बार अप्रैल की शुरुआत से ही हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। इसके कुछ वजह है, उसमें खास करके हमें हीट स्ट्रेस क्यों होता है ये अगर पता होगा तो हम जान सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले जानवर जो कुछ रहते हैं, हमारे दुधारू जानवर है, उनका थर्मोन्यूट्रल जोन जो है, यानी कि वो अच्छे तरह से सुकून से जिस टेम्परेचर की रेंज में रह सकते हैं वो है 4 से 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जानवर आसानी से अपना जो कुछ दिनक्रम है वो ठीक से कर सकते हैं और अच्छे से दूध का प्रोडक्शन दे सकते हैं। अगर यहाँ से आगे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो जानवरों में प्रॉब्लम आने लगती है। इसमें टेम्परेचर बढ़ने का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जो रूमिनेंट्स है, जो चुगाली करने वाले जानवर है, इनमें ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इनके पेट में जो फर्मेंटेशन होता है, इनका जो रुमेन रहता है वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में बहुत सारा हीट प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे जो हीट जनरेट होती है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में। इसलिए अगर हम पकड़ के चले, अगर 400-500 किलो का एनिमल है तो उसके पेट में कम से कम 80 से 150 लीटर कैपेसिटी का रूमेन रहता है और इसमें अगर कंटिन्यूअसली फर्मेंटेशन शुरू है तो वहाँ पे बहुत सारा हीट प्रोडक्शन होता है। और उसी के साथ जानवरों की जो स्किन है वो पतली नहीं होती, वो जाड़ी होती है। उस पे हेयर कोट यानी उसमें ऊपर से हेयर भी रहते हैं। और जो जानवरों में स्वेट ग्लैंड है, यानी जो पसीना आना चाहिए, वो बहुत कम आता है। इसलिए जानवर, उनके शरीर का तापमान इंसान जितना या जो बाकी जानवर है उतना इजीली, इतने ठीक से उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसी समय अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाए, वहाँ पे वेंटिलेशन यानी जो जानवरों का शेड है वहाँ पे अगर हवा आती नहीं है, वहाँ पे शेड का डिजाइन अच्छा नहीं है, बहुत सारा धूप अंदर आ रहा है, वहाँ पे वेंटिलेशन कम है, यानी एयर करंट जो है किसी भी शेड में कम से कम 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से हवा चलना चाहिए। इससे क्या होगा कि अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाएगी
और शेड भी अच्छे हाइट के लिए होना चाहिए और उस पे फैन की सुविधा होनी चाहिए ताकि वहाँ पे ठीक से वेंटिलेशन हो सके। अगर ये नहीं है और वहाँ पे क्राउडिंग है तो जानवरों को ये टेम्परेचर का उसको थोड़ा-सा ये होता है, फिर उसको स्ट्रेस दिखना शुरू हो जाता है। तो इसमें अ, ये गोविंद फाउंडेशन ने जो बनाया, अभी मैंने जो बताया वही ये मराठी में है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जानवर क्या करता है, अगर टेम्परेचर कम है, तो जितना बाहर से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उसके बॉडी पे आता है, उसको वो कम कर सकता है। कैसे कर सकते हैं कि वहाँ पे जितना कुछ पसीना आता है, जानवर अपने शरीर पे जो हवा आती है, उससे उसके शरीर का तापमान कम हो जाता है। सो लेकिन उसकी जितनी कैपेसिटी है। हाँ, हाँ यस सर। डॉक्टर सचिन, मुझे लगता हाँ, है सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह पाएंगे कि जब विंटर का सीजन होता है या फिर जानवर का बॉडी टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट से ज्यादा होता है, उस समय हीट एक्सचेंज हो जाती है। इसका मतलब हीट क्या होता है, जहां से जहां से ज्यादा है हीट, वो जिस तरह कम है उस तरह उसकी मूवमेंट होती है नेचुरली। सो वही होता है कि बाहर का टेम्परेचर अगर कम है और जानवर के बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जानवर की बॉडी से जो है वो हीट एक्सचेंज एनवायरनमेंट की तरफ हो जाती है और जानवर के टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। और वो दिस इज ए कंडीशन, इसको हम मान सकते हैं कि ये कंफर्ट जोन की कंडीशन है। और आप सब जानते हैं कि जानवर के पेट में डाइजेशन करते वक्त बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। जानवर का जो पेट है, वो डाइजेशन करने के लिए उसके पेट में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, वो एक तरह का फर्मेंटर होता है। और इसीलिए हम किसान भाई जानते हैं या फिर डॉक्टर्स जानते हैं कि जानवरों को, स्पेशली जो एचएफ क्रॉस जानवर है, इनको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानने वाला भी एक वर्ग है। बट मुझे लगता है हमारे पृथ्वी की अगर हम साइज देखें और उसके सामने हमारे एनिमल्स की संख्या देखें और उसके फार्म्स की संख्या देखें, तो वो एक काफी लिमिटेड जगह में होता है। तो ये एक थ्योरी है, बट ये जरूर है कि जानवर की बॉडी खुद बहुत सारा हीट जनरेट करती है और फिर वो हीट बाहर निकालने के लिए जानवरों में स्वेट ग्लैंड्स काफी कम होते हैं। और इसलिए उनका हीट एक्सचेंज कहाँ से होता है, तो उनकी सांस से ज्यादा होता है। उनके बॉडी सरफेस से भी कूलिंग होती है, बट उसके अलावा उनकी जो सांस होती है, वो गर्म हवा बाहर फेंकती है। और अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो जल्दी जल्दी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाता है। मगर हाँ, समर में जब हम देखते हैं कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जानवर का टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, तो उस वक्त क्या होता है कि अगेन बाहर से हवा, गर्म हवा जानवर की बॉडी को हीट करती जाती है। और वो हीटिंग जब होता रहता है, उस वक्त मुझे लगता है कि जो जानवर का बॉडी टेम्परेचर है वो भी और बढ़ने लगता है। और जानवर का बॉडी टेम्परेचर और बाहर का जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, अगर वो 30 डिग्री के ऊपर चला जाए, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फिर जानवर की बॉडी और बाहर की एनवायरनमेंट, इसमें जो डिफरेंस है उसकी वजह से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जानवर की बॉडी एब्सॉर्ब करते जाती है। और जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर 40 के ऊपर 45 तक जाता है, तो जानवर बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसकी हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म काफी प्रॉब्लम में आ जाती है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि सिर्फ टेम्परेचर बाहर का जो बढ़ता है, उसके अलावा उसमें जो हवा में जो नमी है, जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं, उसका काफी रोल होता है। ये जो चार्ट है इसको कहते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब एनवायरनमेंट की बढ़ जाती है, तो जानवर को किसी कम ह्यूमिडिटी में 40 डिग्री में भी वो कंफर्टेबली रह सकता है। बट जब ये सिचुएशन, हम कहते हैं कि मॉइस्चर जब बढ़ जाता है, हवा की नमी जब बढ़ जाती है, तो ये सिचुएशन काफी डेंजरस बनता जाता है। तो मुझे लगता है इस स्लाइड में डॉक्टर सचिन आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स किस तरह से इफेक्ट करता है लोगों को। मुझे लगता है किसान भाइयों को आप एग्जाम्पल के साथ भी बताइएगा कि ह्यूमिडिटी कितनी होने से क्या होता है। और यही एक रीजन है कि हम लोग जानते हैं कि मई और अप्रैल में ड्राई हीट होती है,
तो जानवर का हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम काफी कम होती है। बट वही प्रॉब्लम जून में जब लगता है टेम्परेचर कम हो गया बट जानवर ज्यादा सफरिंग में होता है। सिमिलर कंडीशन सितंबर अक्टूबर में आ जाती है कि उस वक्त भी ह्यूमिडिटी एक तरह से बढ़ जाती है। अनसीजनल रेन्स की जब संभावना होती है, हमें लगता है बाहर का टेम्परेचर तो कम हो रहा है फिर भी जानवर हाफ क्यों रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कोस्टल रीजन है यानी समंदर के पास वाले इलाके हैं, उनके लिए तो काफी दिक्कत वाली परेशानी होती है। और इसीलिए हम सब जानते हैं कि समंदर के पास वाले इलाकों में एचएफ क्रॉस जो जानवर है वो काफी दिक्कत का सामना करता है दैन दी नॉन कोस्टल एरियाज। तो सचिन जी आप प्लीज टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स के बारे में बताइएगा। सर एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है सिर्फ ड्राई हीट है, तो उसको अच्छी तरह से वेंटिलेशन है तो जानवरों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर ये एनवायरनमेंट में अगर नमी है, उसमें ह्यूमिडिटी का परसेंटेज ज़्यादा है, तो एनवायरनमेंट एक तरह से उस हीट को एब्सॉर्ब करके रखता है और एनवायरनमेंट में हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म हैम्पर हो जाता है। इसकी वजह से अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जैसे आपने बताया कि समुंदर के किनारे पे जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में, और कुछ-कुछ नदियों के किनारे के भी एरिया है जहाँ पे ये नमी ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि अगर टेम्परेचर कम है और नमी ज़्यादा है, उसी वक़्त भी वैसा ही इफ़ेक्ट होता है जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है और नमी कम है। मतलब यस, अब मैं हम एग्जाम्पल के तौर हाँ, पे सचिन एग्ज़ाम्पल जी हम लेंगे बता सर। पाएंगे। हाँ हाँ, या हाँ सॉरी। अ, सर अगर हम बात करेंगे 30% ह्यूमिडिटी है और 26 टेम्परेचर है, तो वहाँ पे जानवर को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वही अगर 22 डिग्री भी मतलब टेम्परेचर है और 100% ह्यूमिडिटी है, तो जानवर को हीट स्ट्रेस होगा। मतलब टेम्परेचर कम है लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो स्ट्रेस आ सकता है। उसी तरह से अगर हम नीचे-नीचे जाएँगे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और थोड़ा आगे जाएँगे कि मान लो समझो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और वहाँ पे 60 डिग्री ह्यूमिडिटी है। तो जानवर यहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स 80 का है, तो वहाँ पे जानवर को सीवियर हीट स्ट्रेस होगा। मतलब वहाँ पे जानवर की जान जाने की नौबत आने तक इतना उसको टेम्परेचर का दिक्कत होने वाली है। वही अगर ह्यूमिडिटी कम है, तो आप 20% ह्यूमिडिटी है, तो जानवर 36 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकता है। मतलब 20% ह्यूमिडिटी पे 36 डिग्री टेम्परेचर है, तो भी जानवर को जो दिक्कत आने वाली है, वही दिक्कत जानवर को अगर 60 डिग्री ह्यूमिडिटी है, तो 30 या 32 डिग्री सेल्सियस को आने वाली है। इसी तरह से हम इसको जान लेंगे, अगर जैसे-जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो कम टेम्परेचर पे भी ज़्यादा हमको दिक्कत आने वाली है। अ, इसी तरह से अगर हम इसको हीट स्ट्रेस के जो सिम्पटम्स है, उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि मॉडरेट हीट स्ट्रेस क्या होता है, फिर सीवियर हीट स्ट्रेस क्या होगा और ज़्यादा एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस में क्या हो सकता है। तो सिर्फ़ बाहर टेम्परेचर कितना है, उससे ज़्यादा वहाँ पे एनवायरनमेंट में नमी क्या है, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये नमी इन जनरल एनवायरनमेंट की नहीं है। अगर आपके बार्न में या आपके शेड में आपके यहाँ पे पानी कहीं से गिर रहा है और वहाँ पे वेंटिलेशन कम है, तो वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है। अगर चारों तरफ से वो शेड है, वो बंद है, आपका जो फार्म है, वो हर तरफ से बंद किया हुआ है। साइड में कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, कुछ दीवारें होती है, कुछ पर्दे लगाए होते हैं और अंदर पानी की नमी ज़्यादा है, तो भी वही सिचुएशन पैदा होती है जो कोस्टल एरिया में है। तो उसी तरह से हीट स्ट्रेस बढ़ सकता है। अभी एक हाँ सर। एक चीज सचिन जी मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा। हमारे किसान भाई बहुत बार जब अपने जानवर के लिए शेड बनाना है तो वो पक्का हाउस बनाने के चक्कर में रहते हैं, यानी साइड वॉल जो है वो काफी ऊंची ऊंची करना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि ठंड के दिनों में प्रोटेक्शन होना चाहिए, बारिश के दिनों में अगर हवा चली तो वो बाहर का पानी अंदर नहीं आना चाहिए। ये सब सोचकर
काफी किसान भाई अपना जो एनिमल हाउस है या जो कैटल शेड है उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसके साइड वॉल्स ऊपर ऊपर हो। मगर यस ऐसे एनवायरनमेंट में शेड का फ्लोर अगर गीला रहता है और वॉल्स ऊपर है तो अंदर ह्यूमिडिटी काफी बढ़ जाती है, फिर कम टेम्परेचर में भी जानवर यहाँ परेशानी का सामना करता है। दूसरा और एक चीज फार्मर भाई करते हैं, किसान भाई करते हैं कि अपने शेड को विंटर में जानवरों को बचाने के लिए वो शेड नेट जो आती है उसको साइड से लगा देते हैं। उनको लगता है कि विंटर विंटर में ठंड कम लगेगी। बट जैसे ही विंटर खत्म होता है फिर आ जाता है समर। और समर जब आता है तब गर्मी के सीजन में कुछ लोग ये सोचते हैं कि धूप ना लगे इसलिए शेड नेट साइड से जो लगी हुई है वो वैसी रखते हैं। और फिर उसकी वजह से शेड में जो खुली हवा हम कहते हैं वो जो आनी चाहिए वो ढंग से नहीं आती है। फिर हमारा वेंटिलेशन है वो काफी कम हो जाता है। और मुझे लगता है कि फिर वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि हमारे जो हाउसेस रहते हैं कैटल के लिए या गाय के लिए जो शेड बनाते हैं वो अगर इस तरह से हम उसके साथ छेड़छाड़ करें या उसको प्रॉपरली वेंटिलेटेड ना रखें तो वो एनिमल का जो शेड है वो भी एक रीजन बन जाता है वहां अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा मेंटेन रखने के लिए। और हवा नहीं ढंग से चलती है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है, उसकी वजह से फिर हीट स्ट्रेस आ जाता है। बहुत सारे पार्ट्स में हम लोग देखते हैं हमारे किसान भाई छोटे छोटे फार्मर है, किसी के पास एक गाय है, किसी के पास दो चार पांच, ये हमारा एवरेज फार्म साइज है पूरे इंडिया में। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है वो अपना अपना छोटा सा हाउस बना देते हैं। फिर उनकी जो शेड के ऊपर जो शीट्स होते हैं फिर वो मेटल के होते हैं, कई जगह पे और उसका सीमेंट शीट भी लगवाते हैं। तो उसकी हाइट हार्डली 7 8 10 फीट के आसपास रखते हैं। 10 फीट तो काफी कम लोग रखते हैं बट 8 फीट के आसपास हाइट वाले बहुत सारे शेड होते हैं। और ऐसे शेड में फिर हाइट कम होने की वजह से जो समर में गर्मी पैदा होती है वो गर्म हवा ऊपर ही रहती है और उस हवा शेड में रहने की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और उससे जानवर कठिनाइयों का सामना करता है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारा पंजाब में अगर हम देखेंगे तो पंजाब के किसान भाई काफी एडवांस है। उनकी शेड की हाइट अगर हम देखते हैं तो 12 से 15 फीट के ऊपर की हाइट वो लोग मेंटेन करते हैं। कई जगह पे सेंटर की हाइट और ज्यादा रखते हैं और उसकी वजह से गर्म हवा बाहर निकल जाती है। कुछ भाई किसान भाई सीलिंग फैन लगाते हैं, उनको लगता है कि सीलिंग फैन लगाने से शेड जल्दी सूख जाएगा और जानवर को वेंटिलेशन दे पाएंगे। मगर सीलिंग फैन या नहीं, जो घर में फैन लगाते हैं वो फैन भी एक तरह से ऊपर की गर्म हवा फिर जानवर के बॉडी पे भेजता है और उसकी वजह से फिर बॉडी का टेम्परेचर हीट एक्सचेंज ढंग से नहीं कर पाता है। गर्म हवा लगने की वजह से फिर उसकी बॉडी में से जो टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जा पाता है, हीट लॉस नहीं होती है और उसकी वजह से वो कठिनाइयों का सामना कर पाता है। मुझे लगता है इस स्लाइड से सचिन जी आप बता पाएंगे कि जानवर किस तरह से जब हीट स्ट्रेस में होता है तो बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये आप किसान भाइयों को बताइए। अभी ये मराठी में है लेकिन फिर भी सब समझ पाएंगे। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी बढ़ता है और जानवर हीट स्ट्रेस में आता है और उसके शरीर का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो क्या होता है? सबसे पहले हार्मोनली शरीर का तापमान कंट्रोल करने के लिए जानवर बॉडी में कुछ बदलाव लाता है। उसमें प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और जो थायराइड हार्मोन है वो कम हो जाते हैं और ग्रोथ प्रमोटर्स, प्रोजेस्टेरॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसके साथ इसका जो रेस्पिरेशन रेट जो है, श्वास लेने की जो गति है उसको हम रेस्पिरेशन रेट बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। जानवर को जो शरीर के लिए एनर्जी चाहिए वो कम हो जाती है क्योंकि इस गर्मी की वजह से उसका जो पाचन है, उसके रुमेन में जो रुमिनेशन हो रहा है वहाँ पे एसिडिटी बढ़ती है, एसिडोसिस होता है और ठीक से फर्मेंटेशन ना होने के कारण वो कम चारा खाता है और कम चारा खाएगा तो कम एनर्जी उसको मिलेगी और उसकी वजह से उसके दूध में काफ़ी हद तक कमी होती है। और अगर इसके साथ उसको इम्यून स्ट्रेस भी आ जाएगा, उसकी इम्यूनिटी भी लो हो जाएगी, तो उसको मास्टाइटिस है, अगर और कोई जो आजार है
वो भी हो सकते हैं। इस तरह से वो हीट स्ट्रेस पूरा इसके जानवरों के शरीर पे काम करता है। तो ये स्लाइड हम अच्छी तरह से जान लेंगे तो इसके साथ हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है तो दोस्तों हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में और अगर हीट स्ट्रेस कुछ कम लेवल पे भी है तो जानवर हीट पे नहीं आता है, जानवर हमें स्ट्रेस साइन नहीं दिखाता है। हम तो जानवर हीट में यानी गर्मी में ना आए, उसका रिप्रोडक्शन साइकिल नहीं चालू होने के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन जिम्मेदार होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ज्यादा रहेगी तो वो कभी हीट में नहीं आएगा। वो इवन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड साइलेंट, हाँ साइलेंट हीट में जाता है या अनस्ट्रेस में जाता है। अगर हीट भी राइट। दिखाएगा तो वो सिम्टम्स पूरे नहीं दिखाएगा। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है कभी कभी हीट इतनी बढ़ जाती है जानवर इसमें अबॉर्ट भी हो सकता है, उसका एबॉर्शन होता है, जानवर बच्चा बाहर फेंक देता है। तो ऐसे भी एकदम कंडीशन आ सकती है। एकदम सही। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब लेवल बढ़ जाती है बॉडी में तो एनिमल नेचुरली स्ट्रेस में आ जाता है। तीसरा जो टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। T3 T4 की भी लेवल्स कम हो जाती है, टीएसएच की लेवल कम हो जाती है, और ये लेवल्स कम होने की वजह से फिर एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ये सब चीजें काफी मैटर करती है। और जैसे आपने कहा कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, तो रेस्पिरेटरी रेट इसलिए, मतलब सांस लेने की रेट इसलिए बढ़ जाती है कि जानवर में हम सब जानते हैं कि उसको पसीना नहीं आता है आदमी जैसा, बहुत रेयरली पसीना आता है। उनका जो हीट एक्सचेंज है फिर, जो स्किन से यूजुअली एनवायरनमेंट के साथ होता है, वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से फिर वो नहीं हो पाता है। और ऐसे केस में फिर जानवर क्या करता है कि जो उसकी सांस है उसमें से अंदर की टेम्परेचर बाहर फेंकने की कोशिश में रहता है, और फिर एक तो वो स्ट्रेस में है तो उसकी सांस बढ़ जाती है, और दूसरा इसमें फिर सलाइवेशन भी होता है। कुछ एक जानवर तो टंग बाहर निकाल के रेस्पिरेशन या पैंटिंग करते हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स भी काफी कम हो जाते हैं, फिर एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है। और जैसे सचिन जी ने बताया कि जब सलाइवा बाहर जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसके बाद में फिर उसके डाइजेशन में भी काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि फिर वहां पे क्या हो जाता है, जो सलाइवा की वजह से अंदर जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट या जो पीएच है रूमेन का, वो बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं हो पाती, फिर सारा यानी सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस जैसी सिचुएशंस भी आ जाती है। फिर सचिन जी ने जैसे बताया आप लोगों को कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दूध की भी मात्रा काफी कम कर देते हैं, और इम्यूनिटी वगैरह के बारे में भी उन्होंने काफी चीजें बताई। अब हम उसका फॉडर या चारा भी वो और कम खाने लगता है। हाँ हाँ सर, सचिन जी। यह थोड़ा मैं ऐड करूंगा, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन अगर कोई हमारे पशु अध्यक्ष भाई है वो समझ पाएंगे। जब रेस्पिरेशन बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से ज्यादा बाहर निकालने जाती है और उसके वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। और ब्लड में अल्कोलोसिस होने के कारण जानवर ज्यादा से ज्यादा ये ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए यूरिन से बाइकार्बोनेट्स बाहर निकलता है और उसकी राइट। वजह से वो सलाइवा में बाइकार्बोनेट्स कम आते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कब आएगा सलाइवा में, तो वो उसके पेट में कम जाएगा, और पेट में कम जाएगा तो वहाँ पे जो एसिडिटी बढ़ती है फर्मेंटेशन की वजह से, उसको कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। और फर्मेंटेशन भी ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत फास्ट होता है। अगर वहाँ पे हम ज़्यादा फर्मेंटेबल चीज़ें हम खिलाते हैं दुधारू पशुओं के लिए, पशु खाद्य यानी कॉन्सेंट्रेट फीड हम ज़्यादा देते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा जोर से हो रहा होता है, और वो फर्मेंटेशन की वजह से जो एसिडिटी बढ़ रही है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसे एक विशेष साइकिल जो है, एक दुष्चक्र है, उसमें जानवर फंसता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पीएच डाउन हो जाता है रूमेन का, तो रूमेन का माइक्रोफ्लोरा पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर अगेन वो एसिडोसिस और बढ़ता जाता है, डाइजेस्टिव डिस्टरबेंसेस आती जाती है, और ऐसे सिचुएशन में फिर प्रोडक्शन काफी कम, यानी 70% तक भी ड्रॉप हो सकता है। और जब मिनिमल तरह का जो होता है, वो आगे हम देखेंगे। सो
इससे क्या क्या होता है जो सचिन जी ने अभी बताया कि जनावरांना धाप लागणे यानी पॅन्टिंग जानवर करता है, आम्लपित्त वाढून यानी उसका पीएच कम हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, देन इनफर्टिलिटी की चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी या कंसेप्शन रेट काफी ड्रॉप हो जाता है, देन इम्यूनिटी डाउन होने से इन्फेक्शियस डिसीजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से समर में फिर थाइलेरियासिस जैसे बीमारियां, प्रोटोजोल जो बीमारियां है वो भी जल्दी जल्दी जानवर को पकड़ में लाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जब क्रॉसब्रीड एनिमल्स है, इनमें जो प्रोटोजोल डिसीजेस है वो एक तरह से एंडेमिक हो चुके हैं, मतलब उनके खून में वो प्रोटोजा हिमोप्रोटोजन जो भी पैरासाइट्स है वो एक तरह से डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, और जैसे ही जानवर स्ट्रेस में आ जाता है वो फ्लेयर अप हो जाते हैं। उसका जो डाइट है वो कम हो जाएगा, उसके मिल्क में काफी ड्रॉप आ जाएगा, और ड्रॉप जो होता है वो 30 to 50% या उससे भी ज्यादा वो कम हो सकता है। और मैं और एक चीज बताना चाहूंगा किसान भाइयों की, इसके अलावा एक स्टेज होती है जिसे हम सब क्लिनिकल हीट स्ट्रेस कह पाएंगे, जिसमें जानवर हाँफता नहीं है, यानी वो पैंटिंग नहीं करता है, मगर ऐसे जानवर 10-20% चारा कम खाते हैं। दूसरा, उनको टेम्परेचर की वजह से मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, जैसे सचिन जी ने कहा कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बाइकार्बोनेट जो है वो यूरिन से बाहर फेंके जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर 102 103 में रहता है, तो फार्मर को या इतना ध्यान में नहीं आता है कि जानवर हीट स्ट्रेस से सफर कर रहा है। आप देखिएगा कि समर में किसी भी जानवर का टेम्परेचर जो नॉर्मली 101 के नीचे होना चाहिए होता है, या 101.57 के नीचे होना होता है, वो समर में देखेंगे तो हर एक जानवर 103 102.8 इस तरह का टेम्परेचर रेंज दिखाता है। और इस टेम्परेचर में फिर सारा यानी सब क्लिनिकल रुमिनल एसिडोसिस का भी सामना जानवर करता है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉसेस होता है, मस्कुलर वीकनेस आता है, और ऐसे जानवर 10-20% से मिल्क ड्रॉप दिखाते हैं। और हमारे किसान भाइयों को लगता है कि यार क्या करे, गर्मी है इसलिए लॉस उसका मिल्क कम हो गया है। बट किसान भाइयों एक चीज याद रखिएगा कि हम ऐसा बिजनेस करते हैं जिसकी मार्जिन मुझे लगता है 10%, 15% या 20% से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे केस में जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ा हो, ह्यूमिडिटी बढ़ी है, और साथ में जानवर दिखने में तो अलर्ट है, चारा ठीक ठाक खा रहा है ऐसे लगता है, बट उसका मिल्क प्रोडक्शन अगर कम हो गया है, मैं मानता हूं कि 10 लीटर दूध देने वाला जानवर अगर 2 लीटर से भी कम होता है या 1 लीटर से भी कम होता है, तो हमें उनकी तरफ जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अगर हम परसेंटेज की बात कहें तो 10 लीटर वाले जानवर का 2 लीटर दूध कम होना, इसका मतलब 20% लॉस है, और वही हमारे बिजनेस का मार्जिन है। यानी हमारा बिजनेस फिर इस बीमारी से, ये छुपी छिपी बीमारी में कह सकता हूँ, सब एक्यूट हीट स्ट्रेस, जिसको यूजुअली निग्लेक्ट किया जा सकता है, वो हमारे इंडियन डेयरी इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा नुकसान करती है। और इंडस्ट्री मतलब कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, ये तो हमारे किसान भाई है जो दिन रात मेहनत करते हैं, 4-4 महीने कष्ट करके अपने फार्म में वो फॉडर उगाते हैं, और ये जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो उनका प्रॉफिट खा जाता है। तो किसान भाइयों, समर में जब भी आपका जानवर 1 लीटर से भी कम हो जाए मिल्क के लिए, दूध देने के लिए, तो जरूर अपने फार्म में उसका जो एनवायरनमेंट है वो ठीक ठाक करने की कोशिश करिएगा। आपके यहाँ हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम है ये जान जाइएगा। और मैं तो कहूंगा कि हर एक किसान भाई अपने पास, जिसके पास भी 2 से ज्यादा जानवर है, वो 50 से 100 रुपए में मिलने वाला थर्मामीटर जरूर रखे, और अपने जानवरों पे जैसे ही 1 आध लीटर भी दूध कम हो जाता है, अच्छे से ध्यान दे, उनका बॉडी टेम्परेचर चेक करे, और फिर आपको पता चल पाएगा कि वो एनिमल स्ट्रेस में है या नहीं। थोड़ा सा भी आपका दूध कम हो जाए तो मुझे लगता है आपको जरूर जागना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स मार्जिन्स काफी कम है, और इसको रोकने के लिए हमें जरूर इंतजाम करने चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो पेंटिंग अभी बात कर रहे थे हम लोग, वो किस तरह से कर होती है आप देख सकते हैं कि जानवर जब ये सीवियर स्ट्रेस हो जाती है, यानी जो हमारा टीएचआई है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स, वो 70 से ऊपर यानी 80 तक पहुंच जाता है, तब जानवर इस तरह से टंग बाहर निकाल के हाँफने लगते हैं,
और इनकी टेम्परेचर अगर हम चेक करें तो 104 105 के ऊपर 106 7 तक भी जा सकती है। इसका एक वीडियो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को ध्यान में आए। आप देख सकते हो ये जानवर जियो गौ समृद्धि का जो एक मॉडल फार्म है वही से है। इसका अलर्ट रेज हुआ था और तारीख भी देख सकते हैं आप, ये 30 मार्च का है। सो मार्च के एंड में यानी अप्रैल के स्टार्ट में, और दैट टू 6 बजे, शाम को 6 बजे की ये हालत है। यू कैन इमेजिन, पुणे में है। सो पुणे के देवगांव का है। पुणे जिसे हम लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे कूल सिटी है, उसकी अगर ये हालत हो सकती है, ये पुणे के विलेजेस का है, पुणे डिस्ट्रिक्ट के। तो 30 मार्च को शाम को 6 बजे जानवर अगर इतने स्ट्रेस में है तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा इस गाय को। अगर आप देखोगे तो 25 लीटर दूध देने वाली, 30 लीटर दूध देने वाली गाय फिर 5-6 लीटर से कम हो जाती है, क्योंकि रूमिनेशन ढंग से कर नहीं पाती, चारा कम खाती है। और इसका अलर्ट फिर जो उसके गले में टैग लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेंसर है, उससे पैंटिंग का अलर्ट, हीट अलर्ट रेज हुआ, और उसकी वजह से फिर फार्मर उसका करेक्टिव एक्शन भी करा पाया। अब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। क्लिनिकल सिम्टम्स में सिर्फ पैंटिंग होती है ऐसा नहीं, सचिन जी ने बताया कि उसका माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होता है और बीएमआर भी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से फिर जानवर डायरिया भी हो सकता है। आप देख सकते हो कि ये जो जर्सी हीपर है उसको डायरिया हो रहा है, और समर में फिर इस तरह से डायरिया के साथ साथ उसका ब्लड खून तक आ जाता है। इसको ब्लडी डायरिया या हिमोरेजिक डायरिया भी कहा जाता है। सो समर डायरिया ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पिछले 6-7 सालों से या 8 सालों से पूरे इंडिया में उभर कर आ रही है। और फिर हम देखते हैं कि ये समर डायरिया इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर कभी कभी लगता है एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। बट दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि काफी बार अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स बढ़ गया है तो ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, तो ये हीट स्ट्रेस की वजह से होता है। और हीट स्ट्रेस में आने की वजह से जानवर का इम्यूनिटी कम हो जाती है, और उसको फिर डायरिया इन्फेक्शन से भी, सेकेंडरी इन्फेक्शन से भी वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सचिन जी, आप डायरिया के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, और यहाँ पे और क्या होता है सर, डायरिया तो एक सिंपल एसिडोसिस का कारण होता है, लेकिन फील्ड पे हम देखते हैं कि अगर डायरिया शुरू हुआ है तो फार्मर क्या करेगा, मेडिकल में जाएगा, कोई टैबलेट लेके आएगा, बोलस लेके आएगा और खिलाएगा। पहले तो जाएगा 2-4 सल्फा की बोलस डाल देगा। पहले ये एसिडोसिस है, उसके पेट में जो कुछ माइक्रोफ्लोरा है वो सब कुछ डिस्टर्ब है, वो वहाँ पे उसका ठीक से काम नहीं हो रहा है, और उसमें ऊपर से एंटीबायोटिक डाल देंगे तो वो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन कर देता है। तो अगर समर में हीट स्ट्रेस है, जानवर ठीक से चारा खा रहा है लेकिन उसको डायरिया लग रहा है, तो इस कंडीशन में सीधे एंटीबायोटिक की बोलस खिलाने की जगह अगर हम रूमेन बफर देंगे, ईस्ट कल्चर देंगे, कुछ प्रोबायोटिक देंगे, तो जानवर अच्छे से इसमें से रिकवर हो पाता है। और उसी के साथ हमें उसका जो हीट स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे हमें उसको अच्छे वेंटिलेटेड जगह पे रखना है। अगर आप ये जर्सी का फोटो देखेंगे हिपर का, तो आप देख सकते हैं ये बहुत हर तरफ से उसको दीवार है, मतलब वो एक कन्फाइंड एरिया में रखा गया है, वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत कम है, इसीलिए वो सफर हो रहा है। और दूसरा जो फोटो है वो मेरे खुद के जुरिडिक्शन का है। यहाँ पे अच्छे तरह से जानवर रखे गए, शेड भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फीडिंग ज्यादा होता है। वो जानवर धूप में चरने के लिए जाते हैं, और उस वजह से उनमें वो जो सुबह का जल्दी चारा देना चाहिए वो लेट देते हैं, और दोपहर में उनके पेट में ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से ऐसे डायरिया पे जानवर जाते हैं। इसलिए सिंपल, अगर समर में डायरिया हो रहा है तो पहले रूमेन बफर, ईस्ट कल्चर और कुछ प्रोबायोटिक ऐसे यूज करके उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और बाद में अगर नहीं रुकेगा तो एंटीबायोटिक पे जाना चाहिए। सर हम बिल्कुल नेक्स्ट सही स्लाइड। बात, बिल्कुल सही बात कही आपने। और सबसे इम्पोर्टेंट, समर डायरिया में
ये जरूर डबली श्योर होना चाहिए कि ये डायरिया जो हो रहा है किसी इन्फेक्शियस कॉज की वजह से हो रहा है या प्राइमरी कॉज जो हीट स्ट्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें दोनों चीजों को आपके जो भी वेटनरियन है वो अच्छी तरह से जांच लेंगे, परख लेंगे और उसके हिसाब से वो उसको ट्रीटमेंट करेंगे। एक बात तो पक्की होती है कि जब स्ट्रेस में आता है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसमें हो जाता है। मुझे लगता है डॉक्टर घोरपड़े सर, आप यहाँ पे गोविंद फाउंडेशन से जो स्पेशलिस्ट आए हैं, डॉक्टर गायकवाड़ सर, शांताराम जी गायकवाड़ सर, जो सातारा के फलटन जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया में इनोवेटिव तरह से लो कॉस्ट हाउसिंग हो, लो कॉस्ट हाइड्रोपोनिक जैसे इनोवेटिव काम करते आ रहे हैं, उनके बारे में इंट्रोड्यूस करें। और सर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी क्या मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस है जिसके यूज करने के बाद हम इस सिचुएशन को, हीट स्ट्रेस को टैकल कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। सो यस, नमस्कार। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर संतोष सर, सचिन सर और घोरपड़े सर, जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट सेशन अभी इस टाइम सही टाइम पे लिया है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ रहा लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। तो आपने अभी बहुत अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है कि कैसा प्रॉब्लम होता है, थर्मल इंडेक्स कैसा बढ़ता है, जानवरों को जो प्रॉब्लम होता है वो कैसा होता है। अभी हमने समझा कि प्रॉब्लम कैसा क्या होता है, तो इसको हम कैसा इन इन जो प्रॉब्लम आते हैं तो इसको हम टैकल कैसा कर सकते हैं, तो ये पहले देखना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे जानवर है उनको हम जब शेड में रखते हैं उस शेड का ख्याल रखना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए वो देखेंगे। फिर जानवर जो है उसकी क्या ख्याल रखना चाहिए, फिर उसका फीडिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए, फिर मैनेजमेंट जो है वो कैसा रखना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो जानवर है हमारा वो अ, छाव में रखना चाहिए। आपको तो पता है बहुत सारा सनलाइट रहता है, तो इसके लिए हमारे फार्म के आजू बाजू पेड़ लगाना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले अ, आपका जो फार्म है, जो हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि पहला फ्री हाउसिंग बनाना चाहिए। लूज हाउसिंग, फ्री हाउसिंग, मुक्त संचार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, हमें पता नहीं है जानवर को कब क्या चाहिए, लेकिन वो सही तरह से पहचानता है कि उसको क्या चाहिए। उसको जब ज्यादा सनलाइट होता है तो वो छाव में चला जाएगा, जब उसको सनलाइट चाहिए तो वो वहां पे आएगा, जब उसको प्यास लगती है तो वो पानी पीने चला जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं तो बोलता हूँ जो कुछ अ, होना चाहिए, जो कुछ ज्यादा चैलेंजेस हमें आती है तो ये फ्री हाउसिंग से बहुत सारी कम हो जाती है। और जो किसान भाई लगे रहते हैं काम में, उनका काम भी कम होता है इसी में। तो अभी देखिए पिक्चर में देख सकते हैं अब, जैसे कि पेड़ के नीचे कितने आराम के साथ जानवर खड़े हैं। क्योंकि आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेस में बहुत ज्यादा ताकत होती है। जैसे कि हम बड़े स्ट्रक्चर देखते हैं, हम शेड बनाते हैं, कंक्रीट बहुत अच्छा शेड बनाते हैं, लेकिन जब जानवर चाहते हैं ना, देखते हैं हम समर में ज्यादातर जानवर पेड़ के नीचे ही रुकते हैं। तो जानवर बोलते हैं खुद उनकी लैंग्वेज से कि मुझे इतना महंगा नहीं चाहिए, मुझे कुछ सिंपल पेड़ दिया तो भी समर नेचुरली मैं टैकल करता हूँ। तो ये सिंपल बात है कि ज्यादा खर्चे का सब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो इस्तेमाल होना चाहिए। और हम आगे भी बोल सकते हैं कि फ्री हाउसिंग या लूज हाउसिंग के लिए कितना खर्चा आएगा। तो जो हमारे पास है रिसोर्सेस उसी से हम मुक्त संचार फ्री हाउसिंग हम बना सकते हैं। और हमारे जो जानवर है उनको जो चाहिए वो हम दे सकते हैं। हमने देखा है कि यहाँ पे मुंबई वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट ने एक स्टडी किया था कि फ्री हाउसिंग में जो बॉडी टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर और टेम्परेचर में जो फर्क आता है, और जब गाय को हम बांध कर रखते हैं तो वो डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है उनमें। तो इसीलिए पहले कि जितना ज्यादातर लोग
फ्री हाउसिंग करते हैं तो वो पहला करना चाहिए। बाद में फिर जो शेड हम बनाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो कैसा है, वेंटिलेशन कैसा बनाया है वहां पे। क्योंकि पंजाब में अभी बात हुई है इसके ऊपर, डॉक्टर संतोष सर ने बताया है कि पंजाब के जो लोग हैं वहां पे भी ज्यादा दूध देने वाले गाय और रखते हैं और मैनेजमेंट में वैसे ही देते हैं, इसीलिए वो एक्टिविटी वहां पे हो जाती है। वहां पे शेड की जो हाइट है वो अच्छी तरह से रखते हैं वहां पे। हाँ, और थोड़ा पीछे वाला लीजिए वो फोटो। हाँ उसके, हाँ अभी ये देख सकते हैं हम कि बहुत सारे किसान भाई है कि टेक्नोलॉजी है बहुत महंगी है, जैसे कि फ्री हाउसिंग पहले बहुत महंगी लगती थी कि इतना सारा पैसा कहाँ से हम ला सकते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये यहाँ फलटन का एक किसान भाई है, उन्होंने ये फ्री हाउसिंग बनाया है। अभी देखो सब लकड़ी से ही बनाया है, और जो वहां पे खर्चा क्या है, कितना खर्चा आया होगा इसको, तो कोई नहीं, वो जहाँ पे उसके घर में जो है उसी से उन्होंने बनाया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हम बना सकते हैं। इसी से जानवरों का जो टेम्परेचर बढ़ता है, उसको पानी चाहिए, जो चाहिए वो उसको मिलेगा, और जो प्रॉब्लम आते हैं उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम यहाँ से टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट। सर मुझे लगता है आपने बहुत सही बात कही कि जानवर को जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी ठंडी करने के लिए ठंडा पानी जितना चाहिए उतना मिले, और ये फ्री हाउसिंग में मिल सकता है। आपने जो भी फार्म दिखाए मुझे लगता है क्या है इसमें, नथिंग, नो कॉस्ट एट ऑल। जो उसके पास लकड़ियां खड़ी है वही यूज कर रहे हैं और उससे ही उसने कंपाउंडिंग बनाया है। और मुझे लगता है कि आपका एरिया इसीलिए जाना जाता है। और मैं ये किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूंगा कि सर जिस डेयरी के साथ काम करते हैं, गोविंद डेयरी, महाराष्ट्र में किसी ने सोचा नहीं होगा कि रेसिड्यू फ्री, ड्रग रेसिड्यू फ्री मिल्क कलेक्ट किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ओपन हाउसिंग की वजह से उनके यहाँ पे जानवर कम बीमार पड़ते हैं, कम बीमार पड़ते तो कम दवाई देनी पड़ेगी, और फिर वो वहाँ पे जो है कि अच्छे क्वालिटी का मिल्क कलेक्ट कर पाएंगे। और सर यहाँ पे टेम्पररी जो आपने फोटो लगाई है कि सीजनल अरेंजमेंट, शेड नेट का सहारे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं किसान भाइयों की कैसे जानवर बिल्कुल पेड़ के पास जा रहे हैं। सो सर आगे वाला और लेना है। ठीक है, यस। अभी जैसा कि हम पहले बोल रहे थे कि बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। हम भी जैसे कई गांव में जाते हैं तो रुकते हैं, तो कभी चलो पेड़ के नीचे, हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और कितना खर्चा आएगा, पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जहां जहां हम लगा सकते हैं वहां पेड़ लगाना चाहिए। और यहाँ पे एक अभी शेड नेट लगा है, देखो कि जानवरों को और भी सनलाइट से बचाना है, तो इसीलिए जहां जितना ज्यादा शेड ये शेड नेट लगाया है वो भी हम लगा सकते हैं ऊपर से, कि गाय को जो सुकून मिलना चाहिए वो यहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट। अभी दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमारे पास तरीके हैं। तो अभी आप सामने देख सकते हैं कि बहुत सारे फैन यहाँ पे लगाए हैं। सॉरी टू और इंटर, एक पॉइंट ऐड करना था। हाँ, यस। सर जो पेड़ रहते हैं उनके पास अगर हम जाएंगे तो पेड़ के पत्तों से जो बाष्पीभवन होता है, इवापोरेशन होता है, उसके वजह से किसी भी पेड़ के पास 2 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर कम रहता है, और उससे से जो नेचुरल कूलिंग इफेक्ट आता है। तो इसके लिए जानवर ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं वो पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं। हम फॉगर लगाएंगे, स्प्रिंकलर लगाएंगे, उससे शेड ठंडा करेंगे, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि हम एक अच्छा से पेड़ लगा देंगे। बहुत सॉरी टू। इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमने, और मैं भी एक ऐड करना चाहूंगा कि जैसा फ्री हाउसिंग में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया था समर में ही, तो उन्होंने देखा था कि समर में रात को भी गाय पानी पीती है। मीन्स उन्होंने देखा 12 to 14, 14 टाइम उन्होंने गाय ने पानी पिया था। तो कितना टाइम गाय को पानी लगता है। और ज्यादातर किसान भाई कितने टाइम पानी दिखाते, पहले 3 टाइम दिखाते थे, अभी 4 टाइम दिखा, इससे से ज्यादा नहीं दिखा सकते। अभी देखो ना, हम बैठे हैं, हमारे पास ही हमने पानी रखा है पीने के लिए, और हम गाय का कभी नहीं सोचते उसको पानी चाहिए, जब चाहिए उस टाइम पानी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट कि फ्री हाउसिंग में गाय जब चाहिए
रूमिनेशन करती है, उसके बॉडी में जब चाहिए उस टाइम पानी पीती है, इसीलिए वहां पे उसका जो बॉडी का रख रखाव है और मेंटेनेंस है वो कम रहता है और प्रोडक्शन भी अच्छा आता है। इसीलिए ज्यादातर किसान भाई ने वो करना चाहिए। दिक्कतें आएगी लेकिन हम जब सोचते हैं तो हमें उसके जवाब में मिलेंगे, उसके रास्ते भी मिल जाएंगे। अभी इसके आगे ये तो किया हमने, आगे भी क्या कर सकते हैं, तो हम फैन लगा सकते हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ जिनके पास इकोनॉमी है वो कर सकते हैं, फैन लगा सकते हैं। और पंजाब में बहुत सारे फार्म है, वहां पे उन्होंने ये फैन लगाए और वहां पे उन्होंने फॉगर से लगाए और उसके पीछे फैन चलते हैं, तो वो कूलिंग इफेक्ट बहुत जल्दी आ जाता है गाय में। आपको पता है कि वहां पे जब 65 लीटर गाय वो रखते हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा टेम्परेचर वहां पे है। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि हमारे ये पलटन मान खटाव में इतना सारा टेम्परेचर होता है, तो यहाँ 30 लीटर 40 लीटर की गाय हम कैसे रख सकते? तो ये पंजाब या विदेशों में कहीं हम देख सकते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन वहां पे ये सिस्टम लगाकर वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं और अच्छी वहां से प्रोडक्शन गाय से लेते हैं। अभी दूसरा है कि हम फॉगर भी लगा सकते हैं। ये फैन लगाए है, लेकिन जहाँ जिनके पास ये परचेज करने के लिए इतना सारा पैसा नहीं है, वो 10 गाय 5 गाय और 20 गाय के फार्म में छोटा फॉगर भी लगा सकते। फॉगर के लिए एक यहाँ पे पिक्चर में दिखा है, एक 8-10 फॉगर हम लगा सकते हैं और उसको एक फॉगर की कीमत साधारण अभी 120 रुपीज है। जब हम 10 फॉगर किए तो 1200 रुपीज होंगे। एक मोटर की कॉस्ट आती है 2000 या 2200, इतना रुपए में हम 1 HP की मोटर परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे गोविंद में हमने एक टाइमर तैयार किया है। बहुत सारे लोग अभी टाइमर इस्तेमाल करते हैं और हमने हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट ने और किसानों ने दोनों ने मिलकर एक सेंसर बनाया है। वो सेंसर जहाँ की टेम्परेचर पड़ता है तो वो खुद सिस्टम चालू कर देता है और वो टेम्परेचर उस लेवल तक आने के बाद वो बंद हो जाता है। हमने इसका इम्पैक्ट भी देखा है। हमारे यहाँ रिस्पेक्टेड चौधरी सर आए थे दिल्ली से, उन्होंने कुछ फार्म देखे थे और उस फार्म में ये सिस्टम बिठाया था। तो वहां पे बहुत सारा डिस्कशन 20 मिनट चला, तो बहुत आराम के साथ बात करते थे। लेकिन वहां से फिर जब हम किसान के घर गए ना, तो 5 मिनट में वो इधर उधर होने लगे, यहाँ पे बहुत गर्म हो रहा है। इतना सारा अच्छा सिस्टम मीन्स हम कम कॉस्ट में कर सकते हैं। अभी जिनके पास ये सारा सिस्टम देखो ना, 1200 रुपीज का फॉगर हो गया, 2000 की मोटर हो गई और सेंसर 1500 या 2000 में हो सकता है। 5000 में ये पूरा सी जानवरों का हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमने समर में देखा है, जो 41 42 का टेम्परेचर 5 मिनट में 33 34 में आता, इतना तक मीन्स टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सेंसर अच्छा नहीं चलता। ये सेंसर ठीक जगह लगना चाहिए। ये कहीं बाहर लगाते हैं, कहीं अंदर लगा, प्रॉपर से नहीं लगाया तो वो अलर्ट प्रॉपर नहीं देगा और मिस हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे टाइमर भी लगा सकते हैं, जैसा कि एक आधा घंटा में 2 मिनट चला, 15 मिनट में, जैसा हम सेट करते उस टाइम से हम टाइमर से सेट कर सकते हैं और ये फॉगर चला सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ किसानों का ऐसा भी सवाल आता था कि यहाँ पे वेट हो जाएगा, फिर वेट होता है तो मस्टैटिस हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कुछ यूजफुल बैक्टीरिया इस्तेमाल किए बहुत सारे किसानों ने, जैसा EM सॉल्यूशन है वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी ज्यादा टाइम फॉगर चलता है, कभी कभी हमने ध्यान नहीं दिया या कभी तो वेट हो जाती है, तो वहां पे हम ये यूजफुल बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है और उसी से जो हम बोलते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा वो भी हम रोक सकते हैं। ऐसा कम कॉस्ट में भी हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसा कि टेम्परेचर कम होना चाहिए। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फार्म ओपन है और जहां से यहाँ से कुछ हवा आती है तो ये मीन्स गर्म हवा अंदर आने की आवश्यकता ज्यादा है। तो यहाँ पे बहुत सारे किसानों ने क्या किया है कि शेड नेट लगाया है साइड में, ऊपर तक, नीचे नहीं है,
नीचे से ठंडी हवा आनी चाहिए और ऊपर से हवा, गर्म हवा जानी चाहिए। तो इन्होंने ऊपर से लगाया था तो पूरा जो फॉग है ऐसा ही घूमता रहता था फार्म में, तो बहुत अच्छा कूलिंग होती रहती थी। किसान भाई बहुत सारा साइंटिफिक अप्रोच और रखते हैं और वहां से हमें पता चलता है कि ये एक्टिविटी अच्छी है, इसीलिए वो प्रोपोगेट भी हम करते हैं। यस तो सर। इसीलिए सर और हाँ एक और चीज यहाँ कुछ वसई से भी फार्मर्स ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, जो जिनके भी फार्म कोस्टल एरिया में है, समंदर के पास में है, उनको फॉगर्स के अलावा वेंटिलेशन के लिए फैन, जो फैन सीलिंग फैन नहीं चाहिए, जो हमने पिछले वाले स्लाइड में देखे थे, इस तरह के जो फैन है जो ऊपर की गर्म हवा बाहर फेंकेंगे, इस तरह के फैन कोस्टल एरिया में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी पहले से ज्यादा होती है। तो हमें यहाँ जो पहले वाले एक स्लाइड में हमने देखा था कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स भी मैटर करता है, तो कोस्टल एरिया में पहले से ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी वहां पे बहुत गर्मी हमें चुभती है। एक तरह से हम भी परेशान रहते हैं कि जब जाते हैं समंदर के पास तो ऐसे लगता है यार बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है, जानवर तो पसीना नहीं आ सकता है। इसलिए वहां पे वेंटिलेशन यानी फैन की भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हम चीज जानते हैं कि कोस्टल एरिया में बारिश और हवा काफी चलती है, इसलिए वहां के शेड की हाइट लोग कम रखते हैं, और उसकी वजह से फिर वहां पे फॉगर्स के अलावा वेंटिलेशन के लिए जो हम लॉन्जिट्यूडनल फैन बोल सकते हैं, ऊपर से हवा नीचे नहीं मारेंगे, ये ऊपर की हवा बाहर फेंकेंगे, इस तरह के फैन की काफी जरूरत है। सो ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि एचएफ जो ब्रीड है, उससे ज्यादा समर या हीट स्ट्रेस सहने की ताकत थोड़ी सी जर्सी ब्रीड में होती है, और फिर देसी ब्रीड तो हर जगह टिक जाती है, ये तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वहां पे आप अगर जर्सी ब्रीड यूज करोगे तो आपको थोड़ा सक्सेस ज्यादा मिलेगा, और वो हीट स्ट्रेस को सह पाएगी। दोस्तों इसीलिए आपको बताना चाहूंगा मैं कि केरला और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में अच्छे क्वालिटी के जर्सी ब्रीड पाए जाते हैं, और वो उस हीट स्ट्रेस को अच्छे से सह पाते हैं, और वहां पे किसान भाई थोड़ा प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग कर पाते हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। अभी हम जो शेड इस्तेमाल करते हैं, शेड के ऊपर कुछ क्रॉप रेसिड्यू भी डाल सकते हैं हम। शेड के ऊपर जैसे पोल्ट्री में स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, वैसे भी स्प्रिंकलर भी लगा सकते हैं, वो हीट कम करने के लिए। वो भी हमारे लिए एक तरीका है। अभी हम आगे जाते हैं, जैसे कि हमने फॉगर का देखा, तो हम स्प्रिंकल भी लगा सकते हैं। वहां पे स्प्रिंकलर लगाए, स्प्रिंकलर क्या करते हैं, वो ज्यादा पानी छोड़ते हैं और ज्यादा वो कूल करने के लिए फिर बॉडी से टेम्परेचर लिया जाता है, तो जानवर ठंडा होता है। ये वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट सर, ये बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। इसी मैकेनिज्म से जब बॉडी गीली करते हैं तो वहां से फिर इवेपोरेशन होता है और ठंडा हो जाता है। जैसे हम बर्तन का जो, जिसे हम क्या कहेंगे, मटकी मटकी जो बोलते हैं या मटका जो हाँ बोलते हैं, हाँ जिसमें गर्मी के सीजन में पानी बहुत ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? तो जो अंदर पानी रखते हैं वो मिट्टी वाले बर्तन से थोड़ा सा बाहर सरफेस पे, सतह पे आता है, और वहां से बाहर के गर्मी की वजह से उसका इवेपोरेशन होता है, और फिर अंदर वो ठंडा पानी बनाने में मदद करता है। हम लोग ये भी देखते हैं कि फिर किसी के पास मेटल का बर्तन है या प्लास्टिक की बॉटल है, उसको अगर हम गीले कपड़े से रैप करके रखे और उसके गीले कपड़े पे पानी डालते रहे, तो उसमें भी पानी हम प्लास्टिक के बॉटल में भी ठंडा पानी पा सकते हैं। तो वही इफेक्ट यहाँ पे जानवर की बॉडी गीली करने से हो जाता है। बट मुझे लगता है कि स्प्रिंकलर जहाँ पे ड्राई एनवायरनमेंट है उस एरिया के लिए हाँ अच्छे रहेंगे, और फॉगर्स जहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी ड्राई एरिया ज्यादा में। है, हाँ, सर तो वहां पे फॉगर्स का काम अच्छा हो जाएगा। सर मैं यहाँ पे ऐड करना यस। चाहूंगा। हाँ हाँ। सर फॉगर इस्तेमाल करने हैं तो फॉगर से क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कण बाहर निकलते पानी के, और ये जो बूंदे हैं वो ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं। तो जहाँ पे फैन है, अच्छा वेंटिलेशन है, वहाँ पे हमें फॉगर लगाना चाहिए। और जहाँ वेंटिलेशन नहीं है, फैन नहीं है, सीधा हमें बॉडी कूल करना है, वहाँ पे हमें स्प्रिंकलर यूज करना चाहिए। स्प्रिंकलर यूज करेंगे तो पानी सीधा बॉडी पे गिरेगा, उसको भिगो देगा जानवर को, और उसकी त्वचा भिगेगी, उसके अंदर तक पानी जाएगा।
और उसके बालों के अंदर पानी जाना चाहिए, स्किन को टच करना चाहिए, तभी इसका इफेक्ट मिलेगा स्प्रिंकलर की वजह से। अगर हम फॉगर यूज करते हैं तो फॉगर के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट है वो स्किन तक नहीं जाते, वो स्किन के ऊपर के जो हेयर्स है उस पे रुकते हैं, वहाँ पे एक मैटिंग बनाते हैं। और ये कभी कभी अगर वेंटिलेशन वहाँ पे नहीं है, सिर्फ फॉगर लगा है, तो उल्टा इफेक्ट भी दे सकते हैं कि फॉगर का अगर छोटे छोटे कणों का बॉडी के सरफेस बालों के ऊपर एक मैटिंग बनेगा तो स्किन का जो इवापोरेशन है वो भी बंद कर सकता है। तो फॉगर इस्तेमाल करने हैं तो दो चीजें याद रखनी चाहिए हमें। पहला तो गाय के ऊपर कम से कम 3 से 4 फीट पे फॉगर होना चाहिए, गाय की पीठ के ऊपर। मतलब अगर हम देखेंगे तो कम से कम 7 से 8 फीट पे फॉगर लगना चाहिए और वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि सिर्फ हवा ठंडी हो, वो फॉग जानवरों के शरीर पे नहीं गिरना चाहिए। स्प्रिंकलर यूज करेंगे तो स्प्रिंकलर 10 से 12 मिनट में सिर्फ 2 या 3 मिनट शुरू होना चाहिए और इतना ही पानी गिरना चाहिए कि जानवर की पीठ भीगनी चाहिए और उसका पानी जो है वो नीचे उतर के उसके आर्डर पे नहीं जाना चाहिए। अगर ये आर्डर पे जाएगा, नीचे का सरफेस गीला कर देगा तो मास्टाइटिस के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये दोनों पॉइंट मुझे ऐड करने थे। थैंक यू। एकदम बहुत ही काम की बात आपने कही है। और टेक्निकली ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्प्रिंकलर कहाँ यूज़ करने हैं, फॉगर कहाँ यूज़ करने हैं। और आप इसीलिए देख पाओगे कि इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि जो स्प्रिंकलर है उसकी हाइट बिल्कुल जानवर के बॉडी पे गिरे इस तरह से है। और पहले वाले स्लाइड में जो सर ने दिखाया था, फॉगर ऊंचे हाइट पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन भी है। यस सर, यस और सर। अभी हम बोल रहे थे कि ये हुआ शेड का, सबसे इम्पोर्टेंट है अभी जो पानी चाहिए ना, वो 24 आवर्स वाटर पानी चाहिए जानवरों को पीने के लिए। और जो पानी चाहिए उसका क्वालिटी भी अच्छा चाहिए और वो ठंडा भी चाहिए। गर्म पानी है तो जानवर पिएंगे नहीं ज्यादा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि अभी भी बताया था आपने कि जब हम ये सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो ठंडा रहेगा। जब कोई स्टेनलेस स्टील या होता है तो वो वहाँ पे कुछ अ, बारदान या कुछ ऐसा करते हैं, जैसा हम मटकी वहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो वो प्रिंसिपल यहाँ पे इस्तेमाल करके वो पानी ठंडे कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। अभी फीडिंग में ही कुछ ध्यान रखना है हमें, जैसा कि जो फाइब्रस मटेरियल है वो सुबह और शाम को ही देना है, क्योंकि उसी से ज़्यादा ऊर्जा नहीं होनी चाहिए जानवरों को। तो सुबह और शाम को वो फीड देना चाहिए। और जैसे कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगती है उस टाइम, तो ऊर्जा मीन्स एनर्जी फीड उनको देना है। और विटामिन्स, मिनरल्स उसका भी जो ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस टाइम में उसका जो सप्लाई है जानवरों को, वो ठीक तरह से करना है। इन चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा ही हम सीखते जाएँगे आगे, ये हमने जैसा कि स्प्रिंकलर लगाया, उसमें थोड़ा बदलाव लाया, आगे जाकर थोड़ा बदलाव लाया, तो एक-एक करके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुझे लगता है थैंक सर ने बहुत सही बात कही है। हमने पहले चरण में इस लेक्चर के देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स का काफी लॉस हो जाता है। और इसलिए हमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम, देन क्लोराइड, देन पोटेशियम जैसे आयंस का जानवरों को उनके डाइट में इंक्लूजन करना चाहिए। उसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ई जैसे, एज वेल एज विटामिन सी, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है इन्हें भी देना चाहिए ताकि जानवर को जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस है वो काफी उसे राहत मिल सके। और एनर्जी लेवल कम होती है, इसलिए जो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा फैट परसेंट थोड़ा ज्यादा हो, इस तरह का कॉन्सेंट्रेट भी देना चाहिए। और सक्यूलेंट ग्रीन पाउडर अगर हम समर में दे पाते हैं तो भी बॉडी के कूलिंग के लिए काम में आ जाता है। सो दोस्तों, क्या क्या हो सकता है और इसको मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस से कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में अभी गायकवाड़ सर ने बहुत अच्छे से बताया।
वो ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं कि वो ड्रॉट प्रोन है, जहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है, ड्राई हीट भी ज्यादा रहती है। तो ऐसे एरिया में भी उन्होंने बताया कि वो 30 लीटर प्लस के एनिमल्स रेयर कर पाते हैं। और बाकी जैसे पंजाब का भी उन्होंने बताया कि उनके फार्म की हाइट जो सर ने एक स्लाइड में दिखाया है इस यहाँ पे, कि फार्म आइडियल फार्म कैसा होना चाहिए जहाँ पे हीट स्ट्रेस ना हो। इस स्लाइड में लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखोगे तो इस तरह से ज्यादा ऊंचे शेड होना बहुत जरूरी है। और वहां पे ओपन पैडॉक भी काफी बड़ा दिया है। और फिर सेंटर से ये जो गैप है, यहाँ से गर्म हवा नेचुरली बाहर निकल जाती है। और फिर यहाँ पे जानवर के बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में नेचुरली काफी सारी राहत मिल पाती है। सो हमारा हाउसिंग भी कैसे होना चाहिए, और सर ने बताया कि मेटल शीट से उसके ऊपर हम चारा, सूखा चारा भी रख सकते हैं, ताकि पत्ते रख सकते हैं, ताकि उससे जो है कि जानवर के शेड का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। सो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस के बारे में भी हमने देखा, और किस तरह से जानवर को कंफर्टेबल रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हीट स्ट्रेस को, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, जिसे हाइपरथर्मिया हो जाती है और जानवर काफी हांफता है, तो एक तरह से उसको सांस लेने में तकलीफ है। इस तरह से हम जानवर को एक वीडियो में देखा हमने थोड़ी देर पहले, तो कभी कभी मिसडायग्नोस हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ी है और क्रॉसब्रीड जानवर है, टेम्परेचर 104 से 107 के बीच में है, और फिर इस सिचुएशन में मिसडायग्नोस होके प्रोटोजोल इन्फेक्शन के लिए मिसडायग्नोस हो जाता है। तो हमारे जो आपके जो भी निकटतम वेट है उनको बुलाइएगा, वो चेक करेंगे प्रॉपरली। जैसे हमने देखा है कि प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में लिम्फ नोड स्वेलन हो जाती है, उनका अबोमेजल ब्लीडिंग की वजह से उसका जो फीसेस है उसमें थोड़ा सा ऑक्यूल ब्लड आ सकता है। उसके अलावा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। अगर सिर्फ हीट स्ट्रेस है तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता नहीं है, बल्कि डिहाइड्रेशन की वजह से वो कम हो जाता है, लिम्फ नोड स्वोलन नहीं रहती है। और जो हीमोग्लोबिन है वो भी जैसे हीमोप्रोटोजोल इन्फेक्शंस में खून जो है पतला हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। हालांकि प्योर अगर सिर्फ सिंपल हाइपरथर्मिया है तो ऐसे केसेस में डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा दिख जाता है क्लिनिकली। और अगर हम उसका ब्लड टेस्ट करें तो उसमें हमें जो है हीमो कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है, यानी ब्लड में जो पानी है वो होता दिखता है। दूसरा जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस वायरल इन्फेक्शंस में हम जानते हैं कि जानवर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो काफी हद तक बढ़ जाता है, 106 105 के लेवल में रहता है। अगेन वायरल इन्फेक्शन में हम जानते हैं कि वायरल इन्फेक्शन काफी वायरल इन्फेक्शन जैसे एफएमडी हो या फिर एलएसडी वायरस हमने देखा है। तो इनके अलग अलग जो सिम्टम्स है वो भी दिख जाते हैं। एफएमडी में भी आपको सलाइवेशन दिख जाता है, बट आप यहाँ हाइपरथर्मिया में भी सलाइवेशन दिख जाता है, मगर आप मुंह ओपन करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे उसके छाले नहीं है मुंह में, और एफएमडी में छाले मिल जाते हैं। एलएसडी में जैसे स्किन पे नोड्यूल्स आ जाती है। सो अलग अलग जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें भी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, बट क्लिनिकली आपके डॉक्टर्स उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। बहुत सारे वायरल डिसीजेज जो है इन्फेक्शियस होते हैं, कॉन्टेजियस भी होते हैं, तो एक ही साथ शेड में काफी सारे जानवर बीमार हो सकते हैं, और बाकी सिम्टम्स के साथ उसको कंपेयर जरूर करना चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि जानवर को हीमोप्रोटोजोन इन्फेक्शन है ऐसा मान के हाइपरथर्मिया में भी मिसडायग्नोस होने की वजह से उसको फिर बुपारोकोन जैसी महंगी दवाई का यूज किया जाता है, बेरेनिल का यूज किया जाता है, फिर उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा है और जानवर हाफ रहा है, तो फिर उसको मिस डायग्नोस करके निमोनिया हो गया है ऐसे माना जाता है, और फिर निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स भी, हायर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। खर्चा तो खर्चा भी होता है एक तरह से, और फिर मिस डायग्नोसिस की वजह से जानवर के बॉडी में अननेसेसरी ड्रग्स दिए जाते हैं, और फिर स्ट्रेस का सामना उसको केमिकल्स की वजह से करना पड़ता है। और फिर लेट स्टेज में जब जाएगा, हम अगर उसके लिए एनवायरमेंटल कंट्रोल इज द बेस्ट थिंग। जब तक एनवायरमेंट करेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये हीट स्ट्रेस हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे और जानवर को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जो भी बाकी सारी चीजें करेंगे वो सब टेम्पररी है, क्योंकि ये
ये जो बीमारी है वो एनवायरनमेंट की वजह से होती है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा है, वहां पे ह्यूमिडिटी बढ़ी है, और उसकी वजह से जानवर की बॉडी जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये यहाँ पे रूट कॉज होता है, और फिर इसलिए ऐसे केसेस में कोई दवाई कुछ काम नहीं करती है। आप टेम्परेचर के लिए पैरासिटामोल भी दो, या फिर अन्य दवाई मेलोनिक्स हो, या इस तरह की कोई भी दवाई दो, मेग्लूडाइन दो, तो थोड़ी देर के लिए इफेक्ट दिखाएगी, फिर से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इसमें एक टिपिकल होता है हाइपरथर्मिया में, रात को 10 बजे के बाद में जैसी जमीन ठंडी हो जाती है, और फिर जानवर का बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है, और रात को 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक टेम्परेचर एकदम नॉर्मल होता है। और इस टाइम पे जानवर जाके चारा खाने की कोशिश करता है, और ऐसे केसेस में फिर हम हाइपरथर्मिया में देख पाते हैं कि जानवर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो रात के लेट आवर्स में और अर्ली मॉर्निंग कम होने की वजह से वो चारा खा लेते हैं, और वहाँ उस वक्त जो चारा खाते हैं उसके बेसिस पे वो दूध भी देते हैं, 70-80% तक दूध देते हैं। वही जानवर जिसका टेम्परेचर 107 तक सुबह 11 बजे के बाद में हम देखते हैं, और फिर रात को 7-8 बजे तक ये टेम्परेचर कम नहीं होता है, 9 बजे तक टेम्परेचर रहता है। सो उस दौरान हमें इसके बेसिस पे क्लिनिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और इसके लिए फार्मर या किसान भाई को भी होशियार रहना चाहिए। वेदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, और दूसरा हमारे डॉक्टर साहब भी, उनकी भी हेल्प लेनी चाहिए, ताकि आपको पता चले। एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, जो सर ने बताया कि कूलर आवर्स में यानी अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी है उतना जल्दी गर्मी के दिनों में आप आपके जानवरों को चारा दे दीजिएगा, ताकि वो जल्दी सुबह चारा खा ले, और फिर उसके बाद में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है दिन का, तो वो किसी छाया में उनको अगर हम व्यवस्था कर दे, पेड़ है या फिर पेड़ नहीं है तो शेड नेट जैसा कुछ लगा के अपने ओपन फार्म में जानवर वहां आराम से बैठ के जुगाली कर पाए, और फिर उनकी प्रोडक्शन दे पाए। जितनी एक्टिविटी उनकी होगी उतना ज्यादा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और फिर टेम्परेचर बढ़ती रहेगी, और हाइपरथर्मिया के विशेष साइकिल में फंसेगा। अगर हाइपरथर्मिया ज्यादा दिनों तक रहा तो डॉक्टर सचिन ने बताया उसी तरह से जो स्ट्रेस हार्मोन से वो बढ़ेंगे, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर ऐसे जानवर बाकी बीमारियों को फिर जो है कि वो उनके घर बॉडी में आ जाएगी। आप सब लोग जानते हैं गर्मी बढ़ जाती है, वैसे ही फिर टिक्स का पॉपुलेशन बढ़ता रहता है, और जैसे ही टिक्स बढ़ेंगी और जानवर स्ट्रेस में है तो उसको फिर थाइलेरिया हो, एनाप्लाज्मा हो, या कभी कभी बवेशिया जैसी बीमारी भी इसमें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, और फिर बहुत ज्यादा खर्चा हाइपरथर्मिया में हमारे किसान भाइयों को होता है। आप में से बहुत सारे किसान भाइयों ने देखा भी होगा कि कभी कभी 8,000 10,000 रुपए तक की खर्चे इस बीमारी के कॉम्प्लिकेट होने से हो जाते हैं। तो एक चीज हमें जरूर याद रखनी है, इस बीमारी का जो अगर कोई इलाज है, परमानेंट इलाज है, तो वो एनवायरनमेंट कंट्रोल है। हमें हमारे कैटल शेड सुधारने होंगे, उनकी हाइट बढ़ानी जरूरी है, और जहाँ पे हम एक दिन में हाइट नहीं बढ़ा सकते वहां पे फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन है। बट उसके अलावा आपको जानवर की बॉडी कूल रखने के लिए हम बॉडी को कूल कर सकते हैं, बॉडी के ऊपर पानी डाल सकते हैं, जो स्प्रिंकलर जब तक हम नहीं लाते। और जैसे सर ने बताया कि इसके फॉगर 100-150 रुपए में एक फॉगर आ जाता है, उसके लिए फिर ड्रिप जैसा जो ट्यूब है या नली है उसका यूज किया जा सकता है, और टाइमर मोटर जो उन्होंने बताया कि 1,000-1,500 रुपए में आता है, और उससे हमारे अगर शेड में 10-12-5-6 एनिमल है तो उनको प्रोटेक्ट करके उनका प्रोडक्शन हम मेंटेन कर सकते हैं। सो ये जो बीमारी है इसको आप किसी भी हालत में ट्रीटमेंट से पहले उसके जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस है इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। और जब ट्रीटमेंट करने की नौबत आ जाती है तो समर में, एक तो समर आने से पहले ही हमें ये सब इंतजाम कर लेने चाहिए ताकि हमारा नुकसान ना हो, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट कॉस्ट तो मिसडायग्नोसिस होता है तो बढ़ जाती है, या फिर अगर कुछ हम इंतजाम नहीं करते मैनेजमेंट के तो ये बहुत दिनों तक रहने की वजह से स्ट्रेस में आके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और दूध जो लॉस है, मिल्क के लॉस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जब हम सब जानते हैं किसी भी बीमारी में जानवर का दूध अगर 50% से ज्यादा कम हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के बावजूद भी वो फिर 100% पे कभी नहीं आता है, वो 70-80% पे आके फिर
मेंटेन हो जाता है। और ये जो लॉस है ये फिर आगे अगर नया नया बच्चा दिया हुआ अगर काल्विंग हुआ अगर जानवर है तो 200-300 दिनों का लॉस हमें जस्ट इमेजिन 4 लीटर 5 लीटर का अगर झटका लगता है तो 300 दिनों में उसकी 1500 लीटर की लॉस होगी। और इसको 1500 लीटर को अगर हम काउंट करेंगे पैसों में तो आप सब जानते हैं कि फिर 40-45 हजार का नुकसान दूध का ये बीमारी कर सकती है। इसलिए एक एक जानवर का, इसलिए हमें हमारे फार्म में जो गायकवाड़ सर ने बताया, डॉक्टर सचिन ने बताया, ये सारी चीजें करनी ही चाहिए क्योंकि हमारा देश, हमारी ये पृथ्वी, हमारा ये वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। और हमें अगर प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग करनी है तो ये सारी चीज़ों के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब ट्रीटमेंट के बारे में सबसे पहली स्टेज है कि कंसल्ट योर एक्सपर्ट वेटनरियन फर्स्ट, बिकॉज इससे पहले जो मैंने कहा कि मिस डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए और अननेसेसरी ड्रग्स वो जानवर के बॉडी में हमें, और ड्रग्स सस्ती नहीं आती है किसान भाइयों, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि एक 500-600 किलो के जानवर जब बीमार हो जाता है तो एक जानवर के एक दिन का ट्रीटमेंट का खर्चा 2-2 हजार से लेके 3 हजार तक आ जाता है। आजकल दवाइयाँ इतनी महंगी हो रही है और निमोनिया समझ के फिर ऐसे केसेस में हम जो एंटीबायोटिक्स लगवाते हैं वो सेप्टियोफर हो, मार्कोफ्लॉक्सासिन हो, फिर जेडी सेप हो, इस तरह के आई मीन सेप्टाजिडिम हो, ये जो दवाइयाँ है दे आर टू कॉस्टली। 500 से लेके एक सिंगल इंजेक्शन 1000 रुपए तक की पड़ती है। और फिर ऐसी दवाइयाँ 3-3 4-4 दिन देनी पड़ी। अगर हीमोप्रोटोजोन समझ के जो देते हैं 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए की एक सिंगल दवाई आती है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं। सो तो टैकल, जब इसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाते और हमारी एकाध गाय बीमार हो ही जाती है हाइपरथर्मिया से, तो सबसे पहले उसके बॉडी का टेम्परेचर हमें कम करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उस गाय को अच्छे वेंटिलेशन वाले जगह पे लाना चाहिए। अगर शेड साइड से कंस्ट्रक्टेड है तो उस जानवर को पहले बाहर निकालो, खुली हवा में लाओ। उसके अलावा उसका जो बॉडी है उसको ठंडे पानी से, एकदम हो सके तो आइस कोल्ड वाटर से गीला कर दो। हम देखते हैं छोटे बच्चों में काफी बार ऐसे होता है कि बच्चों को फीवर आ जाती है, बहुत ज्यादा फीवर आ जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, गीले क्लोथ से, ठंडे क्लोथ से उसके बॉडी को गीला करने की और वाइप करने की सलाह देते हैं। तो वही करना है जानवर के बारे में। यहाँ पे वेट कपड़े या फिर जो कॉटन का कपड़ा है वो गीला करो, उसके बॉडी पे डालो। बट कपड़ा कोई भी डालते हो, क्योंकि कपड़ा इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप कंटिन्यूअस पानी नहीं डाल सकते हो, तो गीला कपड़ा रखोगे तो थोड़ा ज्यादा रहेगा। बट कपड़ा जब भी डालते हो एक चीज का ध्यान रखो कि उस कपड़े को जब तक गीला है तभी रखो। वो अगर ड्राई होने लगा तो जल्दी निकालो या फिर उसको गीला कर दो, नहीं तो फिर क्या होगा, ड्राई कपड़े से बॉडी कवर करोगे तो हीट एक्सचेंज और कम हो जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। एंटीपायरेटिक्स का तुरंत यूज किया जा सकता है ताकि शरीर का टेम्परेचर कम हो जाए। मगर दोस्तों मैंने जैसे कहा कि हम एंटीबायोटिक्स देते भी है तो वो किस ज्यादा काम इस बीमारी में नहीं कर पाता है, क्योंकि एनवायरमेंट टेम्परेचर को जब तक आप एड्रेस नहीं करते हो, उसको कूल करने के लिए अगर कुछ नहीं करते हो तो एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद भी टेम्परेचर कम नहीं होता है। और फिर ताप कम नहीं हो रहा है इसलिए फिर हम अलग अलग दवाइयों का ट्राई करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। डायग्नोसिस बाय द एक्सपर्ट फील्ड वेटनरियन जो आपके फार्म पे आते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा एक जो इसमें रास्ता है, हमने देखा था कि इनिशियली कि इसमें क्या होता है कि टीएसएच की लेवल कम हो जाती है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल कम हो जाती है। उसके अलावा थायराइड हार्मोन की लेवल कम हो जाती है, T3 T4 की। और ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, तो जानवर को हम बीएमआर उसकी कम करने वाली दवाई जैसे आयोडीन का यूज कर सकते हैं। आयोडीन इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, ओरल फॉर्म में आता है। आयोडाइज सिसेम ऑयल की कुछ दवाइयाँ मिल जाती है मार्केट में, जिसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। विटामिन ई भी आता है इंजेक्शन फॉर्म में, विटामिन सी का यूज किया जा सकता है। और देर आर सम हार्मोन्स which can be used to lower the body temperature, so expert vets can use it. So there are hormones like human purpose hormones like thyroxine and all. Those hormones can be given, they can be given subcutaneously or even orally, but subcutaneous injections are quite effective. There are many research papers which mentions that by giving subcutaneous thyroxine hormone,
in such hyperthermia cases, you can control the body temperature even without antipyretic. As per my experience, I am trying this since last 10 years. I'm using a dose of 3 mg thyroxine hormone for a body weight of 500 to 600 kg. So I have been observing that by giving 2 shots 3 days apart with the thyroxine subcutaneously 3 mg dose, you will, without giving any antipyretic, you can control the body temperature of animal. But again, all these are temporary solutions. Permanent solution is controlling the environment. इसके अलावा हम इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए देने हैं, जैसे बताया सचिन जी ने, कि यूरिन, सलाइवा, ये सब चीजों से इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं. एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन सी. सो देर आर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट में. मेगालाइट सी है, इलेक्ट्रोवेट है, इलेक्ट्रोबेस्ट है. काफी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, जो हमारे किसान भाई अपने जानवर को थोड़ा सा तंदुरुस्त रखने के लिए, जो भी लॉसेस हुए उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए दे सकते हैं. और एनर्जी बूस्टर, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है, काफी बार उसमें पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, फिर जानवर अपनी नेक तक नहीं पकड़ पाता है. ऐसे केस में एनर्जी बूस्टर्स जिसमें पोटेशियम की मात्रा हो, ऐसी दवाइयाँ भी यूज की जा सकती है. और पीने के लिए बहुत सारा ठंडा वाटर और ग्रीन सकुलेंट फॉडर हम ट्रीटमेंट के तौर पे भी दे सकते हैं. मगर दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस टेम्पररी है. जब तक हम एनवायरनमेंट को टैकल करने की कोई रास्ते नहीं अपनाते, तब कुछ नहीं होता है. बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया का जब जानवर परेशान होता है, तो कभी कभी वो कोलैप्स होते हैं. कोलैप्स होना मतलब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जानवर गिर जाता है. जैसे इस गाय में आप देखिएगा, इस वीडियो में ये नीचे गिर गई. 107 टेम्परेचर था, और नीचे गिरने के बाद वो अपना सर तक और अपना नेक भी, सर नहीं उठा पा रही है, नेक ढंग से पकड़ नहीं पा रही है. फिर इसको मैंने जैसे उनको बोला इमरजेंसी केस है, तो इसको ठंडे पानी से कपड़े गीले कराए, और ठंडे पानी से गीले किए हुए कपड़े उसके सर के ऊपर रखा है, और ये बहुत ही ठंडे पानी से गीला किया हुआ गनी बैग भी उसके ऊपर रखा है. और फिर विद इन 15 to 20 मिनट्स वही जानवर अच्छे से खड़ा हुआ, जो नेक नहीं पकड़ पा रहा था, कोलैप्स हो गया था टेम्परेचर कम होने के बाद में, वो अच्छे से खड़ा हो रहा है. बट एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैंने कहा, ये सब टेम्पररी है, और गनी बैग को तभी यूज करना है जब हम उसके बाजू में खड़े हैं, और गनी बैग को हमें किसी भी हालत में गीला रखना है. थोड़ी देर बाद इसको हटाना है. इसको ज्यादा देर रखोगे तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी. आप इस वीडियो में नोट कर सकते हैं कि अगर बैंडविड्थ अच्छा है, इसकी आंखें जो है ना, डिहाइड्रेशन हो चुकी है. डिहाइड्रेशन होने की वजह से उसकी, मतलब हम जान सकते हैं, इसमें काफी सारा फ्लूइड दिया जा सकता है ऐसे जानवर को. ठंडा फ्लूइड देने से आप देखो इसकी आंख कि वो अंदर जा चुकी है. फाइलेरिया अगर होता है तो ये आंखें इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने से बाहर आ जाती है. सो ये बेसिक डिफरेंसेस है, कि ये सब इमरजेंसी टैकलिंग के लिए है. सो इस तरह से हाइपरथर्मिया किसान भाइयों का काफी नुकसान करती है, जिससे दूध काफी कम हो जाता है, और काफी सारा नुकसान झेलना पड़ता है. मैं अभी जो भी हमारे किसान भाई है, जो थोड़ा एडवांस फार्मिंग करते हैं, उनको कहूंगा कि कैटल मॉनिटरिंग सिस्टम यूज करो, जिससे हीट अलर्ट, हेल्थ अलर्ट आपको आते हैं. मिल्क प्रोडक्शन की ट्रैकिंग करी जा सकती है. डेयरी फार्म मैनेजमेंट में जो एनवायरमेंटल इश्यूज है, उसके बारे में अलर्ट्स आपको आ सकते हैं. ये सारी चीजें जो ऑर्गेनाइज फार्मर्स है वो कर सकते हैं. और इसी के साथ आप सबको गुड़ी पाड़वा, नए साल की शुभकामनाएं देते हैं. और आज का ये जो वेबिनार है, इसमें अगर आपके किसी के कुछ क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस आप जरूर पूछ सकते हैं. आप अगर हैंड रेज कर सकते हैं तो हैंड रेज करिएगा, और अपने आपको फिर अनम्यूट किया जाएगा. जिन लोगों को क्वेश्चंस है, वो अपने चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. मैं एक विनती करूंगा, यहाँ पे अगर एक्सपर्ट वेट्स, कोई सीनियर वेट्स ज्वाइन हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर मनालीकर मनालीकर सर. सर. हाँ हाँ. ही इज देयर सर. ओके सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, आपकी एक्सपर्ट सर तो हमारे महागुरु है. कम से कम 35 साल उन्होंने फील्ड पे काम किया है, और हमारे जैसे कई वेटनरियंस की पीढ़ियां उनके हाथ में, हाथ के नीचे ट्रेन हुई है. सर के साथ काम करने को मिले, इसके लिए स्टूडेंट्स में काफी सारा वेटनरी कॉलेजेस में रेस लगता था.
सो मैं रेस्पेक्टेड ओनालीकर सर को विनती करता हूँ सर कुछ एक्सपर्ट एडवाइस आप बताइए। उनके बाद अगर डॉक्टर अब्दुल समद सर भी है तो उनसे भी दरखास्त है, विनती है कि सर आपकी एक्सपर्ट एडवाइस भी जरूर बताइएगा। मराठीत बोलतो सर मी आता. यस सर काफी सारे सगळे महाराष्ट्रीयनच आहेत. तसा सेमिनार हा खूप छान झाला. नाही असं नाहीये की बाबा एक आहे की याच्यामधून बरचसं काही प्रिव्हेंटिव्ह आणि मॅनेजमेंट सगळं करावं लागणार आहे. ऍज सच डायरेक्ट ट्रीटमेंट अशी काही तेवढी विशेष नाहीये. नाही तर जनरली आपल्याला ह्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर झाल्यात, सगळ्यांचे बहुतेक डाऊट क्लिअर झालेले. पण ह्या व्यतिरिक्त जे ऑलरेडी जे गोठे आहेत, ज्यांचे पत्र्याची हाईट कमी आहे, पण त्यांना जर सांगितलं ही हाईट वाढवावं लागेल, भिंती काढाव्या लागेल, एखाद्या भिंती थोड्याफार रिड्यूस करू शकतात, पण तो हाईट वाढवायचं म्हणलं की त्यांच्या खूप जीवावर येतं. नाऊ देअर इज अनदर पेंट सध्या मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे, वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे. नाही असं नाही. तर त्या पेंटच्या दृष्टीने जरी आपण बघितलं, उदाहरणार्थ नॉन हीट कंडक्टिव्ह पेंट, हे जर पेंट पत्र्यावर मारला तर खालचं टेम्परेचर 5 ते 8 डिग्री पर्यंत कमी येतं. त्या व्यतिरिक्त अजून एक आहे बबल टॉप अल्युमिनियम फॉइल इन्सुलेशन. हे जर पत्र्याच्या खाली जरी लावलं आपण तरी 10 डिग्री पर्यंत टेम्परेचर कमी येतं. म्हणजे हे दोन आजच्यासाठी हे सोल्युशन्स आहेत त्या गोठ्यामध्ये करू शकतात. पण सगळ्यात महत्वाचा उन्हाळ्याचा प्रश्न आहे की बाबा हे ठीक आहे, स्प्रिंकलर आहेत, फॉगर आहेत, पण विदाउट डेअरी फॅन, हे जे फॅन आहेत डेअरीचे पर्टिक्युलरली आपले सिलिंग फॅन पेक्षा डेअरी प्लॅन खूप महत्वाचे. कारण की डेअरी प्लॅन काय आपले कमीत कमी हे वारं 20 फुटापर्यंत पुढे ढकलतंय, 20 ते 25. जसं आपल्या साध्या फॅनने वारं ढकलणार नाही. डेअरी फॅनच ह्याला पर्टिक्युलरली बऱ्याचशा कंपन्यांचे आहेत, त्यात व्हेरिएशन आहे, किमती वेगळ्या वेगळ्या आहेत, नाही असं नाही. पण पर्टिक्युलरली डेअरी फॅनच लागणार आहे. पण सगळ्यात आयडियल जर म्हणला तर उदाहरण जर द्यायला गेलं तर झाड, जे गोविंद डेअरीवाल्यांनी खूप वर्षापासून काम केलेलं, नाही असं नाही. कारण की विदाउट ट्री हे जर बिझनेस करणार असतील तर त्याला इकॉनॉमिकली त्या शेडवर तुम्हाला पैसा हा खर्च करावा लागतो. आहे त्या रिसोर्सेस मध्ये फार मस्त, फार बेस्ट हाऊसिंग फॉर द ऑल सीझन्स. आता उदाहरण घ्यायला झालं तर प्रत्येक इतकी डायव्हर्सिटी आहे महाराष्ट्रामध्ये. कोकणात जावा पाऊस थोडा जास्त, कोकणाच्या वर या थोडा जास्त कमी आहे, त्याच्यावर अजून जर मध्ये गेला तर अजून कमी आहे. मग ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काम आहे की हाऊसिंग, विच टाइप ऑफ हाऊसिंग इज रिक्वायर्ड सुटेबल फॉर द समर सीझन. तर लूज हाऊसिंग मध्ये एक आहे की फेन्सिंग ताराचं करावं किंवा कशाचंही करावं, पण भिंती अजिबात एकही गोठ्याला राहायला नको. जिथं भिंती आल्या तिथं हवा तटणं आलं. आणि हेच ह्युमिडिटी ऑक्टोबर मध्ये खूप त्रास करते. अजून जेवढे उन्हाळ्यात करत नाही त्यापेक्षा भयंकर ऑक्टोबर मध्ये असते. त्याच्यापेक्षा अजून जर पावसाळ्यातही कधी कधी ह्युमिडिटी ऑक्टोबर एवढी राहत नाही, पण कमी असते. तर उन्हाळ्यासाठी आपल्याला फॅन्सची खूप गरज आहे आणि गोठ्याला भिंती नको आहेत. झाड असेल तर अतिउत्तम. तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे अजूनही आपल्याला याच्यामध्ये, जसं मी म्हणलं नॉन हीट कंडक्टिंग पेंट बाजारात मिळतात. त्याच्यानं सुद्धा वरचा पत्रा जितका गरम आहे त्यापेक्षा खाल्ला पत्रा जर आपण बघितलं तर जवळजवळ 8 डिग्री प्रमाणाच्या आसपास टेम्परेचर कमी होतं. मिनिमम 8, मॅक्झिमम 12 पर्यंत जात.
आता उदाहरणार्थ गावठी पद्धतीने सगळं टाकणे आहे. काही लोक स्प्रिंकलर, जसं आता हे स्प्रिंकलर त्यांनी खाली बसवले, पण स्प्रिंकलरचा एक ड्रॉबॅक आहे की वरचे पत्रे गंजतात लवकर. त्या आपलं फॉगर्सने, स्प्रिंकलर सॉरी, फॉगर्सने वरचे पत्रे गंजतात. उलट स्प्रिंकलर म्हणतात, ते स्प्रिंकलर इज व्हेरी नाईस फॉर द सोकिंग ऑफ द बॉडी. पण जिथं खाण्याचे ठिकाण आहे तिथं जर खात असताना जर त्याच्या पाठीवर पाणी पाडलं आपण, तर ते कासरपर्यंत जात नाही. आपल्याला फक्त थोरॅसिक कॅव्हिटी आणि जस्ट स्लाइटली ॲब्डॉमिन एरिया एवढाच आपल्याला कूल करायचा आहे. पण हे कंटिन्युअसली न राहता जसं गायकवाडने म्हणलं की टायमर, गॅप असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि त्या व्यतिरिक्त फॅन, कारण की जिथं पाणी आलं, सोकर आलं किंवा फॉगर आला किंवा स्प्रिंकलर आले, ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये कन्साइड एरिया जर आपल्याला मोठा असेल तर आपल्याला फॅन्स हे लागणारच आहे. विदाउट फॅन यू कॅनॉट सी. डिफरन्शिएट डायग्नोसिस मध्ये सुद्धा खूप म्हणजे इट इज व्हेरी मच ट्रबल टू डिफरन्शिएट इन द फील्ड कंडिशन, पर्टिक्युलर टेक्निकल पीपल सुद्धा. तर सगळ्यात चांगला आयडिया आहे की हायड्रो थर्मामीटर हे बाजारामध्ये फक्त 1200 ते 1500 किंवा जास्तीत जास्त 2000 रुपये मिळतो. तुम्ही त्या शेड मध्ये जावा, तिथं फक्त थर्मामीटर धरा, तुम्हाला तिथून लागलेच हे कळेल. आणि थर्मामीटर पुऱ्या हाईटला धरायचं आहे, द हाईट ऑफ रिस्पिरेशन ऑफ द बॉडी. जिथं श्वास घेत असतात सारखे जनावर, बॉडी लेवलच्या हाईटला तुम्ही थर्मामीटर धरा, तर तुम्हाला कळेल की त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी ॲनिमलची हाईट आहे तिथं तुम्हाला ह्युमिडिटी किती आहे आणि टेम्परेचर किती आहे. and that can be correlate with the chart. अशा वेगवेगळ्या बऱ्याचशा पद्धती आहेत की हे एक मेथड झाली टू डायग्नोज द वेदर द ॲनिमल इज अंडर द ट्रेस ऑर नॉट. सिंपल एक अजून रिस्पिरेशन काउंटची मेथड आहे. तुम्ही गोट्या चक्कर मारा, 10 पैकी जर 2, 3, 4 जरी जनावरांचं रिस्पिरेशन काउंट करा, अबव 70 to 72 आलं तर दे आर अंडर द ट्रेस ऑफ द हिट स्ट्रोक. स्लोली. आणि हे जर रिस्पिरेशन पर मिनिट जर तुम्हाला 80-90 पर्यंत जर मिळत असेल तर दे आर डेंजरस. नुसतं रिस्पिरेशन काउंट करून सुद्धा आपल्याला हीट स्ट्रेस फॅक्टर हा त्या गोठ्यात आहे का नाही हे कन्क्लुजन काढता येईल. आणि दुसरे चार्ट आहे, त्याचे एक स्कोरिंग सिस्टीम आहे, 1, 2, 3, 4, 5. ते स्कोरिंग सिस्टीमचा चार्ट वाटल्यास मी पाठवतो तुमच्याकडे सगळ्याकडे. माझ्याकडे आहे तो. आता मला इथे काढता येईल का नाही मला माहित नाही, मी काढू शकणार नाही एखाद्या वेळेस. तर तो चार्ट मध्ये क्लिअर कट दिले, फर्स्ट सिम्पटम काय दिसू शकतो, सेकंड काय, थर्ड काय, फोर्थ काय, फिफ्थ काय. जेव्हा ते हीट मध्ये स्ट्रेस येतात तेव्हा ते पाण्याच्या भोवती सगळे फिरत असतात. ते गॅदर ऍट द सेंटर ऑफ द वॉटर, पाण्याच्या भोवती असतात. पण त्यावेळेसची पोझिशन, त्यावेळेस हे सगळं ते आपल्याला त्या चार्ट वरून सुद्धा कळतं. म्हणजे स्कोरिंग ऑफ द हीट स्ट्रोक 1, 2, 3, 4, 5 हे 2-3 मेथड आहेत ज्याच्यामुळे आपल्याला डायग्नोज करता येत. आणि एक लक्षात ठेवा तुम्ही, हे टेम्परेचर बॉडी मधनं वाढत नाहीये, हे बाहेरून वाढतं म्हणून बॉडी गरम होते. देयर मे बी स्लाइटली डिफरन्शिएट इन द कंजेंटावा ऑफ द म्युकस मेमरी. जसं बॅक्टेरियल मध्ये कंजेंटावा कसा होतो, व्हायरल मध्ये कसा होतो, प्रोटोझोन मध्ये कसा होतो, हे सगळे इंटरनल बॉडीचे टेम्परेचर वाढल्यामुळे इंटरनल चेंजेस मुळे आपल्याला दिसतं. कारण की हे एक प्रकारचा आरसा आहे. तिच्या व्यतिरिक्त अशा टाइप मध्ये सगळे ऑल म्युकस मेमरी मधले असतील, ऑल इसेन्शियल ऑर्गन सुद्धा गरम झाले असतील. म्हणजे डॅमेजिंग ऑल इंटरनल ऑर्गन सुद्धा. जर थायलेरिया आहे, थायलेरियामध्ये ठीक आहे ना, ताप आपल्याला फक्त एक पॅरामीटर आहे, पण मधल्या त्या पॅरामीटरनं
बऱ्याचशा गोष्टी हे करतात. अजून एक इमिडिएटली सोल्युशन आहे कोल्ड वॉटर एनिमा. कोल्ड वॉटर एनिमा आहे किंवा आईस क्यूब सुद्धा आपण टाकू शकतो, कारण की दॅट इज अ सेकंड सोर्स टू रिड्यूस द इमिडिएटली. जसं आता इवन इन कंटिन्युअसली ज्यावेळेस एखाद्या गाईचं टेम्परेचर कमी करायचं असेल तर आपल्याला हाफ एन आवर तरी कंटिन्युअसली दार लावत डोक्यापासून पाठीपर्यंत कूलिंग करावं लागतं. बॉडी कूलिंग, नॉट वॉशिंग ओनली. त्याच्यानंतर तुम्ही बघा की बॉडी कूलिंग एकदा झाली तर थर्मामीटर बॉडी कूलिंग अगोदर लावायचं, नंतर आफ्टर हाफ एन आवर मध्ये परत लावायचं. यू कॅन सी 1 to 2 डिग्री टेम्परेचर कमी येतच आहे. पण नुसतं बॉडी वर पाणी टाकल्यानं कूलिंग होत नाही. म्हणून तर ही जी फ्रिक्वेन्सी सांगितली सोकिंग मध्ये स्प्रिंकलरची, इट शुड बी ए इंटरमिटंट, नॉट कंटिन्युअसली. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा त्याच्यामध्ये बराचसा भाग घेतलेला आहे, नाही असं नाही. पण पर्टिक्युलरली म्हणजे मी म्हटलं की नॉन हीट कंडक्टिंग पेंट आणि एअर बबल अल्युमिनियम प्रोफाईल हे सध्याच्या ह्याच्यामध्ये आहे. तुम्ही नेटमध्ये टाकून बघितलं तर तुम्हाला ते दिसेल, ते नाही असं नाही. या दोन्ही गोष्टी आज फार गरजेच्या आहे. अजून काही असेल तर बोला, मी ऍडिशनल करतो या दोन गोष्टी. Yes, sir, I think- ऐकू आलं? हो सर. यस सर. सर मुझे लगता है जितने भी पॉइंट मिस हुए थे आपने बहुत बारीकी से पूरे वेबिनार में से उनको बाद में ऐड करके इस वेबिनार में जो भी एक दो पॉइंट रहे थे उसको बहुत अच्छे से बताया है कि हमारा एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है वो तो नहीं बदल सकते, क्योंकि इतना सारा जो बजट है या पैसा है वो फार्मर के पास नहीं रह सकता है. तो ऐसे केस में टेम्परेचर कम करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए रिफ्रैक्टरी कलर के यूज शेड के ऊपर किया जा सकता है, जिससे वो हीट एब्सॉर्ब नहीं करेंगे शेड के ऊपर और टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा. देन जो इंसुलेशन वाली शीट्स है उससे भी काफी सारी टेम्परेचर कम हो सकती है. डेफिनेटली वी कैन रिड्यूस बाय हीट कंडक्टिंग पेंट और बबल टॉप एल्यूमिनियम फॉइल यस अप सर, टू 10 to 12 डिग्री. डेफिनेटली. और मैं किसान भाइयों को और जो ज्वाइन हुए उन डॉक्टर्स को बताना चाहूंगा कि सर पिछले 10 साल से मैं तो मानता हूँ कि इंडिया का सबसे बेस्ट फार्म जो है भाग्यलक्ष्मी डेयरी फार्म, वहाँ पे सर ने काम किया है. और वहाँ के एनिमल्स जहाँ पे 40-45 लीटर तक दूध दिया जाता है, ऐसे जानवर्स को ट्रॉपिकल कंट्री में हैंडल करने का एक्सपीरियंस सर के साथ है. तो उन्होंने जो भी सारे पॉइंट्स लास्ट में ऐड किए हैं वो सब हमें अपने जनरल प्रैक्टिस में यूज में लानी चाहिए. जो कोल्ड वाटर इनिमा जो उन्होंने बताया, दैट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल. देन म्यूकस मेम्ब्रेन में जो वेरिएशन हम बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन में पाते हैं, थाइलेरिया में वो जो जैसे मैंने बताया था कि म्यूकस मेम्ब्रेन को देखना चाहिए, जॉन्डिस नहीं हो रहा है ना, एच बी कम नहीं हो रहा है ना, ये सारी चीजें इस बीमारी में हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में काम में आ सकती है. सो किसान भाइयों, आज आप सभी लोग और डॉक्टर्स इस वेबिनार में प्रेजेंट रहे. काफी सारे लोग इसकी रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे और हम चाहते हैं जीव गौ समृद्धि की तरफ से एज वेल एज महाराष्ट्र स्टेट गैजेटेड वेटनरियन एसोसिएशन, जो एसोसिएशन टेक्निकल पार्टनर एक तरह से है, जो अपने ऑफिसर्स को ये जो मिशन हम लोग चला रहे हैं, फार्मर्स को एजुकेट करना है, डॉक्टर्स के लिए भी हम ऐसे ही टॉपिक लेके आते हैं कि जो उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, ऐसे टॉपिक्स लाते हैं. देन गोविंद फाउंडेशन, जिनके डॉक्टर शांताराम जी गायकवाड़ सर जो जनरल मैनेजर है, उसके अलावा डॉक्टर रिस्पेक्टेड डॉक्टर हुनाड़ीकर सर जो क्रुशल के साथ काम करते हैं बारामती में. एक नए कंसेप्ट में वो इस एज में भी काम कर रहे हैं. हमारे वेटनरियंस के लिए एक मिसाल है सर कि अपनी एज के, मुझे लगता है उनकी एज नहीं बतानी चाहिए. ही इज द मोस्ट यंग वेट
ऐसा ही कहना सही होगा। उसके अलावा डॉक्टर घोरपड़े सर जो भी रिटायर जो एज ए असिस्टेंट कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री रिटायर हुए हैं, उनकी ब्लू क्रॉस फाउंडेशन की तरफ से भी वो काफ़ी सारे वेबिनार जो भी पॉपुलर न्यूज़पेपर है उसमें बहुत ही रेगुलरली लिखते रहते हैं फार्मर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए। बहुत ही बर्निंग इश्यूज पे वो इमीडिएटली उस टॉपिक को हैंडल करते हैं अपने पेन के थ्रू। और ऐसे सभी एक्सपर्ट्स का जीव गौ समृद्धि की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। महावेट की तरफ से डॉक्टर सचिन रहाणे जी, जिन्होंने आज बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, उनका भी मैं आभारी हूँ। और जितने सारे पार्टिसिपेंट्स आज प्रेजेंट थे उन सभी का मैं आभारी हूँ कि आज गुड़ी पाड़वा के दिन एक नए टॉपिक को हमने एड्रेस किया। किसान भाइयों, जीव गौ समृद्धि और महावेट अभी सामने जो फॉडर शॉर्टेज की संभावना काफी देश के काफी इलाकों में पाई जा रही है, क्योंकि पिछले साल कई इलाकों में बारिश कम थी। तो उसको एड्रेस करने के लिए जैसे हमने रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रुमिनेंट्स पे एक सीरीज की थी जिसमें 6-7 लेक्चर्स लिए। उसके बाद में एफएमडी आउटब्रेक्स थे, तो एफएमडी के लिए हमने इस नेशन के वन ऑफ द बेस्ट वेटनरियन डॉक्टर अब्दुल समद जी का फार्मर्स के लिए लेक्चर रखा था। उसके थ्रू बहुत सारा गाइडेंस किया। जहाँ जहाँ पे भी आउटब्रेक्स थे लोगों ने वहाँ से काफ़ी सारे फीडबैक दिए। वैसे ही पूरे भारतवर्ष के लिए हम लोग फॉडर के ऊपर एक सीरीज अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में फॉडर क्राइसिस हमें फेस करना है। उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे न्यूट्रिशियस फॉडर अपने जानवर को दे सकते हैं, इसके बारे में आने वाले समय में मैं भी 5-6 लेक्चर में हम बात करेंगे। सो गुड नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू ऑल। थैंक यू।